को इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर कर सकते हो कि आपका मित्र। That's good. So, very good. Good evening. Share it. अगर आप then you should subscribe it. Press the bell. संतोष पवार गुड इवनिंग। चालू करें। रवि लोधी वेरी गुड। फिर मैं बंद करने वाला हूं चैट। कृष्णकांत शर्मा गुड इवनिंग। सभी को एक यस ओके। बीडीएस को बाहर कर दिया। बहुत हम टॉपिक पढ़ रहे थे और लेबर की हमने यस चैट बंद कर दीजिए। लेबर की हमने 3-4 स्टेज सारी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ऑफ लेबर यानी आप कह सकते हो लेबर का मैनेजमेंट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज के दौरान क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज के दौरान क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, मैनेजमेंट ऑफ लेबर ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, है ना। मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि जो आपका सीएचओ का सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट ड्यूरिंग इंट्रापार्टम पीरियड कि लेबर के दौरान जो चारों स्टेज है तो उनमें क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए वो आपके सीएचओ सिलेबस में। एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज एंड नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। कि इस लेक्चर में टुडेज लेक्चर एंड आने वाले कुछ एक आध लेक्चर में से जो मैनेजमेंट होगा पूरी लेबर का उनमें से 2-3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि सीएचओ का अगर आप यूपी एमपी सीएचओ के पेपर देके पढ़े रहते हैं गूगल पे तो अगर आप देखें तो मुझे लेबर में से 4-5-5-6 क्वेश्चन आते हैं और मैनेजमेंट में से ज्यादा आएंगे। तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलो यस और नो। लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान आपका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, सीएचओ साहब की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और स्टाफ नर्स की और डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग एट फर्स्ट। सबसे पहले एक आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेज के बारे में एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। फर्स्ट स्टेज आप जानते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज बोलो यस और नो, ऑल्सो नोन एज, जिसका नाम है सब बोलो मेरे साथ, सर्वाइकल स्टेज। यस, फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम है सर्वाइकल स्टेज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन, है ना। सर्वाइकल स्टेज क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स का इफेसमेंट होता है शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ सर्विक्स एंड सर्वाइकल डायलेशन, और सर्विक्स का डायलेशन होता है फ्रॉम आप कह सकते हो 1-2 सेंटीमीटर अप टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज द मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन। 1-2 सेंटीमीटर से बढ़ता 3, 4, 5, 7, 8, 10, तो ये होता है फर्स्ट स्टेज। और फर्स्ट स्टेज की जो शुरुआत है बोलो यस और नो, फर्स्ट स्टेज की जो शुरुआत है स्टार्ट आप जानते हैं, स्टार्ट फर्स्ट स्टेज चालू होती है बोलो यस और नो फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, है ना, विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, जब औरत में ट्रू लेबर पेन चालू हो जाता है। एंड बिलीव मी if you are not able to differentiate the true labor pain and the false labor pain, then you should not call yourself as CHO or as nursing officer or as a doctor। तो आपको CHO, nursing officer, doctor कहलाने का कतई अधिकार नहीं है if you cannot differentiate between the true labor pain and false labor pain। आप जानते हैं, देख लेना previous lectures। फिलहाल start with onset of true labor pain, बोलो yes or no। ट्रू लेबर पेन की खास बात यही है कि ट्रू लेबर पेन की खास बात यही है यस कि वो लोअर एब्डोमेन में स्थित होते हैं, थाइस को रेडिएट करते हैं, बैक को रेडिएट करते हैं, है ना। ओके, ट्रू लेबर पेन रेगुलर होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, रिदमिक होते हैं, इंटेंस होते हैं, दे डू नॉट डिसअपीयर विद माइंड डाइवर्जन और इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। इनिमा और माइंड डाइवर्जन पर गायब नहीं होते, है ना। रादर दे बिकम इंटेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो इंटेंस होते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है। ओके, शो प्रेजेंट रहेगा, है ना। ट्रू लेबर में आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर रहेगा, है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एंड व्हेन डज फर्स्ट स्टेज खत्म, है ना,
कि फर्स्ट स्टेज कब खत्म होती है, व्हेन डज द फर्स्ट स्टेज खत्म, कि फर्स्ट स्टेज कब खत्म होती है, तो इट एंड्स, इट खत्म, कब खत्म होती है, आप कह सकते हो विद फुल सर्वाइकल डायलेशन। बोलो यस और नो, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन के साथ खत्म होती है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इफ आई टॉक अबाउट हाउ मच डज इट टेक द फर्स्ट स्टेज टोटल, कि फर्स्ट स्टेज में जो ड्यूरेशन होगा वो आपका कितना होगा, एंड यू आर वेल फेमिलियर अबाउट द ड्यूरेशन ऑल्सो, कि ड्यूरेशन आप जानते हैं, कि ड्यूरेशन भी आप जानते हैं, वेल फेमिलियर अबाउट द ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन क्या रहेगा, यस और नो, कि ड्यूरेशन आपका रहेगा कि प्राइमरी ग्रेविडा है तो प्राइमरी ग्रेविडा में, ओके, प्राइमरी ग्रेविडा में इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली, प्राइमरी ग्रेविडा में जो फर्स्ट स्टेज लेती है वो लगभग 12 से 14 घंटे लेती है। यू आर वेल फेमिलियर, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा डालना है, बोलो यस और नो, और मुझे पता है आप जीरे के शौकीन नहीं हो, हाँ शौकीन हो, यस, क्योंकि आप ऊंट, है ना, यानी आपको इतना ज्ञान हो गया है कि बस ऊंट के मुंह में जीरा, छोटी मोटी बात है। ओके, सो लेडीज एंड मेन, बंधु और बांधव भगत जनों, अगर मैं पैरिस वुमेन की बात करूं तो पैरिस वुमेन टेक्स समवेयर 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। दैट्स गुड। नाउ व्हाट मैनेजमेंट, बस ये हमारा 1 मिनट का रिवीजन था। टॉपिक चालू होता है आज का, मैनेजमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल है, व्हाई वी आर डूइंग द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है। नॉन इंटरफेरेंस, बोलो यस और नो, विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, तो पहला प्रिंसिपल है कि हमको इंटरफेयर नहीं करना है। नॉन इंटरफेरेंस यानी जितना हो सके, नॉन इंटरफेरेंस, जितना हो सके आपको कुछ नहीं करना है, बस आप केवल वेट करते रहे, बस केवल आप वॉचफुल रहे, औरत को अपने आप ही बच्चे को निकाल ले दो, बस आप केवल खड़े रहे और जो करना है वो बताता हूँ। तो जो मेन प्रिंसिपल रहता है वो नॉन इंटरफेरेंस, यानी आप ज्यादा इंटरफेयर ना करें, बोलो यस और नो, जितना हो सके। पर अगर औरत डिस्ट्रेस में है, बच्चा डिस्ट्रेस में, तब तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। विद वॉचफुल, आप कह सकते हो वॉचफुल, ओके, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, यानी आपको इंतजार करना है कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा, ये क्यों किया जाता है, टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, इसका मेन टारगेट क्या होता है, इसका मेन टारगेट होता है टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ। वी टू प्रिपेयर द पेशेंट, हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, यानी पेशेंट को हम नेचुरल बर्थ, दैट्स गुड, पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, दैट्स गुड, नेचुरल बर्थ। आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक इन डिटेल because I told you at least 2 to 3 question will be asked in your CHO exam from this management, है ना, कि मैनेजमेंट से कम 2 से 3 क्वेश्चन। अब देख लो आप 2-3 क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू, आई एम अश्योरिंग यू, यस और नो, दैट्स गुड। सो टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, नेचुरल बर्थ के लिए, बोलो यस और नो। तो पहला टारगेट है हमारा नॉन इंटरफेरेंस विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी। दूसरा हमारा टारगेट है, प्रिंसिपल में अगर हम बात करूं, दूसरा टू मॉनिटर, बोलो यस और नो, जो दूसरा प्रिंसिपल है टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, टू मॉनिटर, बोलो यस और नो, टू मॉनिटर केयरफुली, टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी आपको प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ओके, टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यस, द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर की प्रोग्रेस आपको देखते रहना है और पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड करते रहना है, द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या देखते रहना आपको, है ना, मैटरनल कंडीशंस, की औरत की कंडीशन, कहीं औरत में डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, औरत के बीपी कम या ज्यादा तो नहीं हो गया है ड्यूरिंग लेबर, है ना, आप कह सकते हो डिस्ट्रेस तो नहीं है। तो मैटरनल कंडीशन, मैटरनल कंडीशन, यस, मैटरनल कंडीशन। प्रोग्रेस ऑफ लेबर का मतलब है लेबर प्रोग्रेस सही कर रहा है ना, कहीं अरेस्ट तो नहीं हो गया, है ना, कहीं प्रेसिपिटेट लेबर तो नहीं है, क्या हमें एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें ऑपरेटिव इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट्स गुड।
एंड फीटल बिहेवियर, बोलो यस और नो। फीटल बिहेवियर कि आपको बच्चे की हार्ट रेट 120 से 160 के बीच में है ना, एवरेज 140 है ना, कहीं 110 से कम ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो गया, 160 से ज्यादा टैकीकार्डिया तो नहीं हो गया, है ना। फीटल बिहेवियर, हमें फीटल बिहेवियर के बारे में क्यों कर रहे हैं, क्या कोई टू डिटेक्ट, ये सब क्यों कर रहे हैं, टू डिटेक्ट, बोलो यस और नो। ये क्यों कर रहे हैं, टू डिटेक्ट, यस और नो, टू डिटेक्ट एनी इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, टू डिटेक्ट एनी इफ देयर इज, है ना, एनी इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन इफ देयर इज, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन इफ देयर इज। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, बोलो यस और नो, कि अगर कोई इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन ना हो या हो तो हम मैनेज कर लें। तो दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, जो दूसरा टारगेट है, टू मॉनिटर केयरफुली द प्रोग्रेस ऑफ लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, मैटरनल कंडीशन को मॉनिटर करना, फीटल बिहेवियर को मॉनिटर करना। ये सब मॉनिटर क्यों कर रहे हैं, ताकि आप कोई इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको हम देख सके। बोलो यस और नो, हाँ या ना। और साथ ही साथ जितना कॉम्प्लिकेशन अर्लीस्ट, यानी जितना जल्दी हो सके हम डिटेक्ट कर सके, दैट्स गुड। अब आते हैं मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट हमारा क्या क्या होना चाहिए। फिलहाल मैंने क्या बोला, जो भी लेट आए यस और नो, हमारा मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज टॉपिक चालू हो चुका है। लेबर की फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है कि हमें इंटरफेयर कम से कम करना है, वाचफुल एक्सपेक्टेंसी रखनी है कि बस ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जर्व करें, बोलो यस और नो, यानी पेशेंट को नेचुरल बर्थ के लिए प्रिपेयर करना है। टू मॉनिटर केयरफुली प्रोग्रेस ऑफ लेबर, मैटरनल कंडीशन, फीटल बिहेवियर, ये आपके प्रिंसिपल है। आइए अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में आप कह सकते हो पहला दैट्स गुड, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग यानी आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग का मतलब है, दैट्स गुड, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, बोलो यस और नो। यस आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल औरत लेबर चालू होने वाला या हुआ ही है फर्स्ट स्टेज में, है ना, तो आपको अगर प्यूबिक एरिया क्लीन शेव्ड नहीं है ना, हेयर्स ट्रिम्ड नहीं है, तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट, वो आप करने वाले। तो सबसे पहले क्लीन शेव द प्यूबिक एरिया, प्यूबिक हेयर्स, बोलो यस और नो, क्लीन शेव द प्यूबिक हेयर्स, है ना, क्लीन शेव द प्यूबिक हेयर्स एंड ट्रिम्ड और ट्रिम, है ना, ओके, और ट्रिम, आप कह सकते हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल एरिया, जेनाइटेलिया और पेरिनियल एरिया, बोलो यस और नो। अब उसके बाद अगर आपने क्लीन शेव कर लिया है तो उसके बाद आपको क्लीन करना है पेरिनियम को, वॉश द वल्वा एंड पेरिनियम विद सोप एंड वाटर। उसके बाद वॉश द वल्वा, क्लीन करने के बाद, क्लीन शेव करने के बाद वॉश द वल्वा, बोलो यस और नो। 1 बाय 1 स्टेप बता रहा हूँ CSC पर, ये गाइडलाइन फॉलो करोगे ऐसे कैसे, यू विल बी व्हाट टू से कॉल्ड एज इंटेलिजेंट नर्स, इंटेलिजेंट CHO, बोलो यस और नो, एक्सपीरियंस CHO। वॉश द वल्वा और पेरिनियल एरिया एंड पेरिनियल एरिया, वॉश द वल्वा एंड पेरिनियल एरिया विद सोप एंड वाटर, साबुन से धो ले, विद सोप एंड वाटर, साबुन से और पानी से धो ले, बोलो यस और नो, सोप एंड वाटर। उसके बाद 10% डिटोल, 10% डिटोल आप यूज करें, है ना, और क्लोरहेक्सिडिन जो हिबिटेन के नाम से भी आता है, बोलो यस और नो। तो 10% आपको डिटोल यूज करना है, 10% डिटोल, उससे क्लीन करें, पहले साबुन से धो ले, पानी से धो ले, उसके बाद आप 10% डिटोल अप्लाई करें, 10% डिटोल सॉल्यूशन, 10% डिटोल सॉल्यूशन। और यू कैन यूज, आप डिटोल के अलावा क्लोरहेक्सिडिन भी यूज कर सकते हैं, 1:2000, है ना, जो हिबिटेन के नाम से आता है। तो आप हिबिटेन यूज कर सकते हैं। इस हिबिटेन के अंदर, हिबिटेन ट्रेंड नेम है, इस हिबिटेन के अंदर क्लोरहेक्सिडिन आता है ना, हिबिटेन 1:2000, तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो पेरिनियल एरिया को, प्यूबिक एरिया को, वल्वल एरिया को क्लीन करने के लिए आप क्लोरहेक्सिडिन या 1:2000 या
इबिटेन में क्या आता है? इबिटेन के अंदर क्लोरहेक्सिडीन आता है, क्लोरहेक्सिडीन, बोलो यस और नो, क्लोरहेक्सिडीन ये आता है आपका 1:2। अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ क्लोरहेक्सिडीन का, तो लुक एट दिस, दिस इज द, लेट्स मेक इट जूम, थोड़ा सा जूम बनाए, जूम करें, यस और नो, हाँ थोड़ा सा ऊपर करें, लुक, थैंक यू, और ऊपर थोड़ा सा, थैंक यू, यू कैन सी वेरी क्लियरली, यू कैन सी 110 ml है, बेक्सिडीन इसका नाम है, 0.05% है ना, 1:, क्योंकि अगर ये 1:1000 भी आता है तो फिर ये 0.1% कहलाएगा, है ना, 0.1% कहलाएगा। और 0. आप कह सकते हो क्लोरहेक्सिडीन है, ग्लूकोनेट है ना, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट 1:2000 आप देख सकते हैं। तो इसके द्वारा स्टेराइल एक्वस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अगर मैं मिटाऊं और आपको दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं स्टेराइल एक्वस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तो ये आपको क्लीन करने के प्यूबिक एरिया, बोलो यस और नो। तो पहला हमारा टारगेट हो गया, पहला हमारा लक्ष्य हो गया कि एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है ना, है ना, साबुन से धोने के बाद 10% डिटॉल सॉल्यूशन और इबिटेन यानी क्लोरहेक्सिडीन 1:2000 आप उस एरिया को क्लीन करने के लिए काम में ले सकते हैं। बढ़ो आगे, दूसरा हमारा लक्ष्य है, ये पहला हमारा था एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, दूसरा हमारा टारगेट है, आप कह सकते हो दूसरा है कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेबर के दौरान एनकरेजमेंट की, इमोशनल सपोर्ट की एंड अश्योरेंस की। तो आपको एनकरेजमेंट प्रोवाइड करते रहना है, एनकरेज, हाँ घबराओ मत, हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो उसको तो भयंकर डर लगता रहता है, तो आप एनकरेज कर सकते हैं, यानी कोई वीडियो दिखा के, चार्ट दिखा के, बातें करके, है ना, दैट्स गुड। तो एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, हाँ या ना, ओके। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, दैट्स गुड, हाँ या ना, इमोशनल सपोर्ट। और अश्योरेंस, अश्योरेंस भी आपको, अश्योरेंस का मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छे अस्पताल में आए हो, अच्छा डॉक्टर है ना, और हमारा तो डेली के 10-10, 20-20, 30-30 डिलीवरी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, विश्वास रखे, डरने की जरूरत नहीं है, 10 गुड। तीसरा कांस्टेंट सुपरविजन, आपको लगातार सुपरविजन करते रहना है प्रेग्नेंट वुमेन को, कांस्टेंट सुपरविजन, आप प्रेग्नेंट वुमेन को लगातार देखते रहे। पहले 2019 में, 2019 में कि पोजीशन का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पोजीशन में, बात चल रही है फर्स्ट स्टेज की, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज में जो पोजीशन देनी चाहिए, ऑल डिपेंड्स कि सबसे पहले तो आप उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट ना करें, आप उस औरत को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट ना करें, उस औरत को बोले कि आप कह सकते हो अगर आपको बेड पे लेटना है तो लेट जाओ, अगर आपको खड़े रहना है तो खड़े रहो, है ना, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो कि पोजीशन भी आप कह सकते हो, अगर आप पीवी कर रहे हो फर्स्ट स्टेज में, यानी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तब तो ऑफ कोर्स डोर्सल पोजीशन देनी पड़ेगी, यानी डोर्सल। अगर पीवी कर रहे हैं तब तो ऑफ कोर्स आप औरत को लिटा के ही पीवी करेंगे, है ना, दैट्स गुड। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब तो डोर्सल होगी, है ना, डोर्सल होगी। अगर आप पीवी कर रहे हैं तब तो डोर्सल होगी, डोर्सल ऑफ कोर्स सुपाइन, हाँ 15 डिग्री अगर टिल्टेड हो तो अच्छी बात है, बाकी सुपाइन पोजीशन में पीवी करने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर अदरवाइज मींस अगर आप फर्स्ट स्टेज चालू ही हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा में 12, 13, 14 घंटे लगते हैं और अभी लेबर चालू ही हुआ, सर्विक्स 1-2 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, ज्यादा नहीं हुई है ना, लेटेंट फेज चल रही है, तो आप कह सकते हो अदरवाइज, यानी अगर पीवी नहीं कर रहे हो आप, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आप पीवी नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, है ना, पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, है ना, पेशेंट इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, यानी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी उसको बाधित नहीं कर सकते हो आप कि भाई नॉट कन्फाइंड टू बेड, कि आप पेशेंट को बाधित नहीं कर सकते हो कि भाई आपको लेट के रहना है, चलना हो तो चले, अच्छी बात है, बल्कि चलना तो और भी बढ़िया बात है, बताऊंगा कैसे। अलाउ पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, यानी आप कह सकते हो अलाउ पोजीशन मोस्ट कंफर्टेबल टू हर, अलाउ पोजीशन कंफर्टेबल टू हर, अगर उसको लेफ्ट लेटरल सोना है
ध्यान रखना है, बट अवॉइड जितना ज्यादा हो सके, जितना हो सके, बट अवॉइड डोर्स या ना, बट अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजीशन। दैट्स गुड कि डोर्सल सुपाइन पोजीशन 10-12 घंटे की है लगातार, अगर सुपाइन पोजीशन में लेटी रही तो टू प्रिवेंट फ्रॉम आप कह सकते हो इंफीरियर वेना केवल या आयोटो वेना केवल कंप्रेशन सिंड्रोम, टू प्रिवेंट फ्रॉम आयोटो वेना केवल कंप्रेशन। आगे देखेंगे कौन सी पोजीशन। फर्स्ट स्टेज कोई बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि बच्चा नहीं निकल रहा है, बस केवल सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो चले तो ज्यादा बढ़िया है, आएगा धीरे धीरे, दैट्स गुड, चले तो ज्यादा बढ़िया है। जब मैंने पीवी की बात कर ली है तो क्यों ना हम पीवी के भी तार छेड़ दे, हम लगे हाथ पीवी की भी बातें कर लेते पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, रोचक तथ्य आपको पता हो, हाथों को धोना है पीवी करने से पहले, यही काम है आपके। हाँ, ये सब जानते पर ऑफ कोर्स यही लिखवाना है, यही पढ़ाना आपको। वॉश हैंड्स एंड फोर आर्म्स, है ना, हाथों को धोना है और फोर आर्म्स यानी आप कह सकते हो पूरा जितना हो सके विद तो उससे आपको धोना है फॉर एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम आप कह सकते हो। उसके बाद डोंट स्टेराइल ग्लव्स, उसके बाद आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनने। डोन का मतलब वो नहीं है जिसके पीछे 19 मुल्कों की पॉलिस पीछे पड़ी हुई है। डोन यानी वियर, डोन स्टेराइल ग्लव्स, वेयर स्टेराइल ग्लव्स यानी आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनने। बोलो यस और नो। इंसर्ट, अब गौर करना, पीवी करने के लिए 2 अंगुली काम में आती है, राइट हैंड की, है ना। इंसर्ट, आगे देखो, इंसर्ट आप कह सकते हो ग्लाउड यानी जो ग्लव पहन रखे, ऑफ कोर्स ग्लव्स पहने के बगैर अगर आप ग्लाउड, इंसर्ट ग्लाउड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। बोलो यस और नो। इंडेक्स फिंगर, यस और नो, दैट्स गुड। तो ग्लाउड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। तो ये बात ध्यान रखना, वैसे कोई जरूरी नहीं, आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर राइट हैंड इज रिकमेंडेड। दीज 2 फिंगर, मिडल फिंगर एंड आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर। तो ये दोनों अंगुलियों के द्वारा आपको पीवी करना है, और वो भी ग्लव्स आपने पहन रखे तो ये मत समझो कि आपने तो बिल्कुल स्टेराइल ग्लव्स पहन रखे हैं। अगेन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू द फीटस, क्योंकि अभी बच्चा निकल रहा है तो फीटस ही है, और टू द मदर। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्मेयर्ड विद, है ना, आप कह सकते हो स्मेयर्ड यानी उसके ऊपर अगर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगा ले तो सोने पे सुहागा। हैंड स्मेयर्ड विद यानी अगर आपने जो हाथ अंदर डाल रहे हो अगर स्मेयर्ड विद एंड फॉर एग्जांपल सेटेवलोन, बोलो यस और नो। सेटेवलोन, तो सेटेवलोन जिसके अंदर सेट्रिमाइड आता है, जो सेट्रिमाइड आता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। यानी वुमेन के और फीटस के, जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। उसमें कुछ रोचक तथ्य, कुछ नोट। पहला नोट ध्यान से सुन लेना, नोट पीवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, जो फर्स्ट पीवी किया जाना चाहिए वो सीनियर डॉक्टर करे तो ज्यादा अच्छी बात है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो करे तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट पीवी, जो पहला पीवी करेंगे हॉस्पिटल में एडमिशन के समय, लेबर में पहला पीवी करें, शुड बी परफॉर्म्ड बाय सीनियर, शुड बी परफॉर्म्ड बाय सीनियर प्रोफेसर या सीनियर डॉक्टर, है ना, बाय सीनियर डॉक्टर। अगर वो सीनियर डॉक्टर करे यानी जितना हो सके, आप जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, सीनियर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो करे तो ज्यादा बढ़िया है, सीनियर डॉक्टर। बोलो यस और नो। टू बी मोर रिलायबल एंड इन कंफर्मिंग, टू बी मोर रिलायबल
ताकि हम अच्छी तरह डायग्नोस लगा सकते, देख सकते हैं सर्विक्स कितनी डायलेट हुई वगैरह। क्यों करते पीवी वो मैं बताऊं, टू बी मोर रिलायबल है ना। और अभी ये पीवी के बारे में चल रहा है, एंड इंफॉर्मेटिव। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, रिलायबल हो, तो पहला पीवी अगर आप सीनियर डॉक्टर की देख रेख में करवाएं, यानी सीनियर डॉक्टर करे पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो इट इज फार बेटर, ये अच्छी बात। दूसरा, आपको बार बार पीवी करने का चस्का नहीं होना चाहिए। अवॉइड एज मिनिमम या परफॉर्म एज मिनिमम एज पॉसिबल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पीवी का दूसरा रोचक तथ्य है कि परफॉर्म पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल। बोलो यस और नो? दैट्स गुड। एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हो सके वो अवॉइड करें। ओके ना, जितना हो सके, बोलो यस और नो? सो परफॉर्म पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हो सके कम से कम करें। क्यों? क्योंकि जितना बार पीवी करोगे इन्फेक्शन का खतरा उतना ही है। टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बोलो यस और नो? इन्फेक्शन को से बचाव के लिए, ओके, तो टू अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से बचाव के लिए जितना हो सके कम से कम पीवी करें। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स आर विथड्रॉन। यानी अगर आपने एक बार 2 अंगुलियां अंदर डाल दी है तो संपूर्ण एग्जामिनेशन करना है। तो अगला पॉइंट है कंप्लीट पीवी के बारे में चल रहा है। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन, यानी आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, शुड बी डन, ओके, बिफोर। तो कंप्लीट एग्जामिनेशन आपको करना है। अब क्या क्या, दैट इज, आप कह सकते हो सर्वाइकल डायलेशन, आप कह सकते हो सर्वाइकल डायलेशन। तो फिंगर निकालने से पहले आप ये देख ले कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है। एक फिंगर जा रही है तो 1.6 सेंटीमीटर के आसपास, 2 फिंगर जा रही है तो 3.25 3.5, 3 जा रही है तो 5 सेंटीमीटर, 6 फिंगर जा रही है, वो डिपेंड करता है कि कितनी फिंगर अंदर जा रही है। पोजीशन ऑफ द हेड का मतलब है, आप कह सकते हो क्या बच्चे का ऑक्सीपुट एंटीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ ओ ए पोजीशन है, क्या बच्चे का ऑक्सीपुट सैक्रम की तरफ है ओपी पोजीशन है, और वेदर इट इज एलओए और आरओए या एलओटी आरओटी एलओपी आरओपी। तो जो आपको पोजीशन डिसाइड करनी है कि बच्चे का हेड का पोजीशन कौन सा है। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, यानी आपको ये भी नोट करना है कि बच्चे का सिर कितना फ्लेक्स्ड है। डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, आपको ये भी नोट करना है कि बच्चे का सिर कितना फ्लेक्स्ड है। बोलो यस और नो? क्या ये पार्शियली डिफ्लेक्स्ड है, क्या ये कंप्लीट डिफ्लेक्स्ड है, क्या फुल फ्लेक्स है, जो आप इसको एटीट्यूड बोल सकते हो, एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड। तो जो बच्चे का एटीट्यूड पता लगाना है वो पता लगाएंगे। स्टेशन ऑफ हेड, आप कह सकते हो, आपको ये भी पता लगाना है कि बच्चा कौन से स्टेशन पे है ना। स्टेशन ऑफ हेड, क्या बच्चा 0 स्टेशन पे है? ऑफ कोर्स स्टेशन ऑफ हेड इज कंफर्म, या आप क्या इस्चियल स्पाइन के 1 सेंटीमीटर ऊपर है -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर ऊपर है -2, इस्चियल स्पाइन पर है 0, है ना। ये सब आप जानते हैं। इस्चियल स्पाइन ये रही, बोलो यस और नो? अगर इस्चियल स्पाइन के लेवल पे अगर बच्चे का सिर आ गया तो 0 स्टेशन, अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 2 सेंटीमीटर ऊपर -2, इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे प्लस, एंड सो ऑन, +2 +3 +4 व्हाटएवर। बोलो यस और नो? तो विद रेफरेंस ऑफ इस्चियल स्पाइन, यानी आप कह सकते हो इस्चियल स्पाइन के रिलेशन के, या विद मोल्डिंग, आपको साथ साथ ये भी पता लगाना है क्या मोल्डिंग है, यानी कितनी हुई है, माइल्ड है तो प्लस जब आप रिकॉर्ड करते। बोलो यस और नो? तो डिग्री ऑफ मोल्डिंग, यानी अगर माइल्ड है तो प्लस, मॉडरेट है तो प्लस, बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है तो प्लस, यानी आपको मोल्डिंग आप जानते हैं, फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स ओवर ईच अदर,
मोल्डिंग के बारे में आप जानते हैं, फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, फिजियोलॉजिकल ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, ओवरलैपिंग ऑफ द बोन, यस यस, ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल बोन्स, है ना, फीटल क्रेनियल बोन्स या स्कल बोन्स, दैट्स गुड, स्कल बोन्स, है ना, यानी आप कह सकते हो कि ये बच्चे का सिर है, उस पे देख लेंगे बाद में, स्कल बोन्स टू चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द फीटल स्कल, है ना, चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, ओके, शेप एंड साइज, आप कह सकते हो सम मोर अदर वे, दैट्स गुड, सो आमिर, यस, टाइम टू टाइम, तो चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, यानी आप कह सकते हो क्या शेप है और क्या साइज है, मतलब शेप बदल जाती है, साइज बदल जाती है, सो दैट द डिलीवरी कुड बी फैसिलिटेटेड, डिलीवरी आसान हो, बोलो यस और नो, तो डिग्री ऑफ मोल्डिंग, दैट्स गुड, तो ये सब आपको याद रखना है पीवी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि पीवी हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, वॉश हैंड्स, हाथ धोना है, फोर आर्म तक धोना है सोप एंड रनिंग वाटर से फॉर एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट तक धोना है, डोंट स्टेयर ग्लव्स, ग्लव्स पहनने हैं, है ना, ऑलवेज इंसर्ट ग्लव्ड मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड स्पेयर्ड, है ना, विद एंटीसेप्टिक, यानी ग्लव्स के ऊपर, अगर आपने हाथों में ग्लव्स तो पहन लिया पर उस पर सेटावलोन या सेट्रीमाइड आप लगा सकते 0.5% या इविटेन लगा सकते क्लोरहेक्सिडिन, ताकि एंटीसेप्टिक का काम करे। और पहला नोट रोचक तथ्य, अगर पहला पीवी सीनियर डॉक्टर करे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम बिल्कुल बढ़िया कंफर्म हो सके, मोर रिलायबल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। परफॉर्म पीवी एज में जितना कम हो सके उतना पीवी करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पीवी करेंगे लेबर के दौरान उतना ही रिस्क है इन्फेक्शन की बच्चे को और औरत को। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स आर विड्रॉन, सर्वाइकल डायलेशन, पोजीशन ऑफ हेड, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, स्टेशन ऑफ हेड विद रेफरेंस ऑफ पिस्टल स्पाइन, बोलो यस और नो। तो आप कह सकते हो कि ये भी पता लगाना, डिग्री ऑफ मोल्डिंग, ये सब हमको पता लगाना है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जूम इट प्लीज, सेट्रीमाइड, सेटावलोन, ये ऐसा क्रीम आती है, एंटीसेप्टिक है, दैट्स गुड, थैंक यू, थोड़ा सा ऊपर करें, दैट्स गुड। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, थैंक यू, दैट्स गुड। तो आपको ये दिख रहा होगा, लिखा हुआ है साहब सेट्रीमाइड, ओके, ये आपका सेट्रीमाइड आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सेटावलोन, और 80 ग्राम की टोटल आती है, तो ये थोड़ा सा लगा ले ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। नाउ अगला है बाउल केयर, नेक्स्ट है हमारा कि बाउल केयर, बोलो यस और नो। जितना हो सके हमको लेबर के फर्स्ट स्टेज के दौरान औरत को खाने के लिए नहीं देना चाहिए, है ना। आप कह सकते हो, अब मैं डाइट की बात पे आता हूं, पर उससे पहले अगर हम बाउल केयर की बात कर रहे हैं तो डाइट में तो खाने के लिए नहीं देना चाहिए बाउल केयर कि इनिमा, ऑफ कोर्स आपको इनिमा देना है, 10 गोट दे सकते हैं, इनिमा एडमिनिस्ट्रेशन विद सोप एंड वाटर और ग्लिसरीन, वाटर या तो वाटर का ले सकते हैं, ग्लिसरीन सपोजिटरी, है ना, ग्लिसरीन, तो इनिमा दे सकते हैं वाटर और ग्लिसरीन सपोजिटरी के द्वारा, सपोजिटरी, ओके। इन अर्ली स्टेज अगर जरूरत हो, अर्ली स्टेज में क्यों, क्योंकि अगर आप इंटेस्टाइन को खाली कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी रहती है, यानी अर्ली स्टेज में देना है। और अगर पीवी करने के दौरान रेक्टम फुल महसूस हो रहा है तो कब देना है इनिमा, या तो अर्ली स्टेज में लेबर औरत एडमिट हुई है तब बिल्कुल इंटेस्टाइन खाली कर दे, रेक्टम खाली कर दे, और इफ रेक्टम फील्स लोडेड ऑन पीवी, और if rectum feels loaded on PV per vaginal examination, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान अगर रेक्टम फुल फील होता है तब दे सकते हैं, तो आप बाउल केयर, तो ओके। अगर ये भी हो सकता है आप डिफिकेशन के लिए आप कह सकते हो कि जाने के लिए भी बोल सकते हैं अगर औरत, पर वहां पर आपको इतना ध्यान रखना है
कि अगर लेटेंट फेज चल रही है तब तो आप अलाउ कर सकते हैं, यानी सर्विक्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट है, ये रोचक तथ्य है, ये ध्यान रख लेना कि अगर औरत आपसे कहती है कि उसको डिफिकेट के लिए जाना है ना, वो डिफिकेशन के लिए जाना चाहती है टॉयलेट के लिए, तो अगर सर्विक्स या औरत लेटेंट फेज में, यानी औरत अगर लेटेंट फेज में, कहने का मतलब है कि सर्विक्स 3-4 सेंटीमीटर से कम है, डायलेट हुई है, तब तो आप अलाउ कर सकते हैं। बस आपको असिस्ट करना पड़ेगा, अलाउ, हर आप उसको अलाउ कर सकते हैं, बट देयर इज नीड, बोलो यस और नो, बट देयर इज नीड ऑफ एन असिस्टेंट, बट नीड टू असिस्ट, लेकिन आपको असिस्ट करना है, बोलो यस और नो, नीड टू असिस्ट, बोलो यस और नो, असिस्ट। अगर औरत को फर्स्ट स्टेज में डिफिकेशन जैसा अर्ज होता है ना, और अगर सर्विक्स 6-7 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, यानी औरत अगर एक्टिव फेज में, यानी अगर औरत अब की बार एक्टिव फेज में, अगर औरत अब की बार एक्टिव फेज में है, तो इन दैट कंडीशन, अगर औरत एक्टिव फेज में है तो इन दैट कंडीशन डोंट अलाउ, प्रोवाइड विद बेड पेन, है ना, आप कह सकते हो कि डोंट अलाउ, यानी उसको अलाउ नहीं करना है, डू नॉट अलाउ टू गो टू टॉयलेट, यानी टॉयलेट के लिए आप कह सकते हो कि चलने के लिए मना करें, क्यों, टॉयलेट में बैठेगी, जोर लगाएगी, हो सकता है कि बाउल मूवमेंट के साथ या जब ये रेक्टम में जोर लगता है तो बियरिंग डाउन मूवमेंट होता है, तो हो सकता है फीटस के एक्सपल्सन के चांसेस, तो वहां पर आपको क्या करना है कि प्रोवाइड विद, बोलो यस और नो, रादर प्रोवाइड हर विद, रादर प्रोवाइड हर, बोलो यस और नो, विद बेड पेन, यानी आप उसको बेड पेन दे सकते हैं, बोलो यस और नो, आप बेड पेन दे सकते हैं कि भाई यहीं पे बैठ के डिफिकेट कर ली, बेड पेन दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना, बाउल केयर में इनिमा शुरुआती स्टेज में दे सकते हैं, जितना इंटेस्टाइन खाली होगी उतना कॉन्ट्रैक्शन, यानी बच्चे के लिए डिस्ट्रेस के चांसेस कम होंगे, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी सही होगी, लेबर फैसिलिटेट होगा, है ना, या फिर पीवी के दौरान अगर आपको रेक्टम फुल फील होता है तो भी आप दे सकते हैं। लेटेंट फेज चल रही है तब तो आप उसको अलाउ भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके कि अगर नर्स का क्या रोल है, डिपेंड करता है, अगर लेटेंट फेज है, अर्ली स्टेज है, तब तो अलाउ कर दो, पर अगर लेट फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है, नेवर अलाउ, क्योंकि बच्चा कभी भी निकल सकता है बियरिंग डाउन मूवमेंट के साथ या एफर्ट के साथ। रादर प्रोवाइडर विद बेड पेन, बोलो यस और नो। अगला है, आप कह सकते हो रेस्ट एंड एम्बुलेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है कि रेस्ट और एम्बुलेंस, रेस्ट यानी कितना आराम दे या कितना उसको चलने दे, रेस्ट एंड एम्बुलेंस, कितना आराम दे और कितना उसको चलने दे। देखो भाई, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बोलो यस और नो, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, बोलो यस और नो, इफ मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, अलाउ टू वॉक, बोलो यस और नो, अलाउ हर टू वॉक, अलाउ हर टू वॉक, यानी उसको चलने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है और आप उसको चलने के लिए अनुमति दे सकते हैं। इससे क्या क्या फायदे होंगे, अगर औरत चलेगी तो एक काम 3 काज, यानी 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, अगर वो चलेगी तो डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केबल कंप्रेशन, क्योंकि अगर सोती रहेगी तो इंफीरियर वेना केवा और आयोटा कंप्रेस हो सकते हैं। आप कह सकते हो डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केबल कंप्रेशन, वेना केबल कंप्रेशन, वेना केबल कंप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, बोलो यस और नो, डिक्रीज चांसेज ऑफ वेना केबल कंप्रेशन, वेना केबल कंप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, आप कह सकते हो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, यानी आप कह सकते हो लेबर की ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी, बोलो यस और नो, थोड़ा सा आधा 1 घंटा जल्दी हो सकता है चलेगी तो, क्यों, क्योंकि बच्चा नीचे उतरेगा ग्रेविटी की वजह से। सोती रहेगी तो औरत को ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंटेंस आएंगे तो ही बच्चा निकलेगा, पर अगर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से बच्चा थोड़ा तेजी से डिसेंट होगा। तो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, यानी हमको पैथिडीन क्लोराइड देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एनाल्जेसिया है ना, ओपियोइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया देने की भी जरूरत कम पड़ेगी, और साथ ही साथ इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट,
है ना, इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट। तो ये 3 फायदे हैं एक साथ, इम्प्रूव मैटरनल कंफर्ट। और तो और अगर आपने औरत को चलने के लिए कह दिया है यानी अलाउ कर दिया, पहली बात तो कब अलाउ करेंगे, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, रप्चर है तब तो उसको ऑफ कोर्स अलाउ कर ही नहीं सकते, दैट्स गुड। जनरली एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंत में या रादर आई शुड से इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तब एमनियोटिक मेम्ब्रेन एनआरओएम आप कह सकते हैं। तो डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, इम्प्रूव मैटरनल आप कह सकते हो कंफर्ट। ओके ओके, मैटरनल कंफर्ट, हाँ या ना। साथ ही साथ और क्या देखने को मिल सकता है, अगर आप उसको चलने के लिए बोलते हैं तो एक फायदा और देखने को मिल सकता है कि इट एनकरेज डिसेंट ऑफ द हेड, यानी बच्चे का जो सिर है वो जल्दी से नीचे आ जाता है ना। तो आप कह सकते हो कि चलने की वजह से एनकरेज, जो वॉकिंग है तो वॉकिंग एनकरेज द डिसेंट ऑफ फीटल हेड, डिसेंट ऑफ फीटल हेड। सो आप कह सकते हो बच्चे का सिर, आप कह सकते हो। तो ये सारे फायदे हो गए अलाउ करने के लिए, दैट्स गुड। सो ये सारे फायदे हो गए, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। अगला हमारा रोल है डाइट, अगला हमारा रोल है डाइट, बोलो यस और नो। तो 8वां रोल है डाइट, यस, कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या डाइट देनी है, क्या क्या आपको बताना है। ओके, फूड इज विदहेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, ऑलवेज रिमेंबर, आप खाने में कुछ नहीं दे, है ना, दैट्स गुड। फूड इज विदहेल्ड, फूड इज विदहेल्ड यानी आप कह सकते हो डाइट नहीं दी जाती है, विदहेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, लेबर के दौरान डाइट नहीं दी जाती है, ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, लेबर के दौरान डाइट जितना हो सके आप रोके ना दें। फ्रूट्स, यस, आप फ्रूट्स दे सकते हैं यानी लिक्विड दे सकते हैं, आर अलाउड, रादर फ्रूट्स आर अलाउड, लिक्विड दे सकते हैं, बोलो यस और नो। इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में यानी अर्ली स्टेज में आप फ्रूट दे सकते हैं, क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल प्लेन वाटर, बोलो यस और नो। फॉर एग्जाम्पल प्लेन वाटर, प्लेन वाटर दे सकते हैं, बोलो यस और नो, प्लेन वाटर। ओके, साथ ही साथ आइस चिप्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, जोर लगाती है, पसीने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आइस चिप्स दे सकते हैं यानी उसका मुंह सूखे नहीं, बोलो यस और नो। फ्रूट जूसेस, आप फ्रूट जूसेस पिला सकते हैं, बोलो यस और नो। तो जितना हो सके लिक्विड दे उसको, यानी आप कह सकते हो सॉलिड ना दे। और कभी कभी आपको कभी कभी फ्रूट्स में आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है ना, आईवी फ्लूइड विद आरएल, बोलो यस और नो। तो आपको आईवी फ्लूइड भी देना पड़ सकता है, दैट्स गुड। ओके, विद आरएल एंड दिया जाता है जनरली रिंगरलैक्ट अगर लेट स्टेज है या सेकंड स्टेज, बोलो यस और नो। या फिर पेशेंट इज अंडर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो या तो सेकंड स्टेज या लेट स्टेज है, या फिर पेशेंट के एपिड्यूरल, क्योंकि अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो एनेस्थीसिया का असर रहता है, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड देना हो सकता है। तो आईवी फ्लूइड विद आरएल इफ पेशेंट अंडरगो हाइपोटेंशन भी कर सकता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो इसलिए मैं आईवी फ्लूइड दिया जाता है ना, आईवी फ्लूइड विद आरएल इफ पेशेंट अंडरगोन एनेस्थीसिया, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है, हाइपोटेंशन भी कर सकता है यानी ब्लड प्रेशर को ऑल्टर कर सकता है। तो वहां पर हमको अंडरगोन, अगर पेशेंट के एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो वहां पर आरएल, है ना, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलते रहो, दैट्स गुड। तो एपिड्यूरल अगर आपने एनेस्थीसिया दिया है तो एनेस्थीसिया। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द फ्लूइड एंड डाइट। तो ये डाइट के बारे में था, बोलो यस और नो। फूड इज विदहेल्ड यानी खाना ना दे जितना हो सके ड्यूरिंग एक्टिव लेबर। फ्रूट्स दिए जाते हैं, प्लेन वाटर, आइस चिप्स, है ना, फ्रूट जूसेस, और आप कह सकते हो आरएल। अगर पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज में या लेबर की फर्स्ट स्टेज है, अर्ली में तो जरूरत नहीं है, अर्ली में इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इतने फ्रिक्वेंट नहीं आते, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होते हैं, बोलो यस और नो। पर अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है तो वहां पर डिहाइड्रेशन के चांसेस। 9वां ब्लैडर केयर, 9वां पॉइंट है हमारा ब्लैडर केयर। ब्लैडर केयर के बारे में क्या क्या रोचक तथ्य है या क्या क्या आपको जानना है। एनकरेज टू पास यूरिन, औरत को जितना हो सके कहेंगे कि भाई टॉयलेट करो, टॉयलेट करने जाओ, एनकरेज टू पास यूरिन। आप कह सकते हो कि औरत को टॉयलेट करने के लिए बोलेंगे, बोलो यस और नो, कि जितना हो सके, बिकॉज
full bladder inhibit uterine contraction, because full bladder, अगर bladder full रहेगा तो inhibit uterine contraction, because full bladder, बोलो yes or no, full bladder inhibit uterine contraction, bladder inhibit uterine contraction, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। फुल ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट करता है। बोलो यस और नो। तो हमें फुल ब्लैडर नहीं रखना है, दैट्स गुड। उसको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए, मिक्सचुरेशन के लिए एनकरेज करना है। इफ नॉट एबल टू गो टू टॉयलेट, अगर औरत नहीं जा सकती है ना, मना कर रही है ना, इफ शी इज नॉट एबल टू गो टू टॉयलेट, ओके, इन दैट कंडीशन है ना, आप प्रोवाइड विद बेड पेन, है ना, आप बेड पेन दे सकते भाई, यहीं टॉयलेट करो, है ना, प्रोवाइड। तो टॉयलेट करने के लिए दो ही बेड पेन आप कब करवाएंगे अवेलेबल? बेड पेन दो ही कंडीशन में अलाउ करेंगे, अगर उसका पीवी करने पर सर्वाइकल डायलेशन 6-7 सेंटीमीटर, इवन मोर 8-9 सेंटीमीटर, तो डिलीवरी कुड बी इमिनेंट, कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दैट इज व्हाई वी विल नेवर अलाउ हर टू गो टू टॉयलेट, रादर वी विल प्रोवाइड हर विद बेड पेन। या फिर औरत जाना ही नहीं चाह रही है तो भी बेड पेन आप दे सकते हो। बोलो यस और नो। नेक्स्ट आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, इफ पेशेंट फेल्स टू पास यूरिन, अगर टॉयलेट करने गई या फिर आपने बेड, भाई या तो टॉयलेट करने गई टॉयलेट में, या फिर आप कह सकते हो यानी मिक्सचुरेशन के लिए गई टॉयलेट में, या फिर आप कह सकते हो कि आपने बेड पेन अवेलेबल करवाया पर वो यूरिन पास करने में समर्थ ही नहीं है, पास कर ही नहीं पा रही है ना, तो आप कह सकते हो इफ पेशेंट या क्लाइंट, बोलो यस और नो, इफ पेशेंट और क्लाइंट फेल्स टू, यानी फेल हो जाती है टू पास यूरिन, यानी यूरिन पास करने में, फेल टू पास यूरिन पास करने में, स्पेशली इन लेट फर्स्ट स्टेज, पर्टिकुलरली इन लेट फर्स्ट स्टेज, यानी जब फर्स्ट स्टेज खत्म होने की कगार पे हो, बोलो यस और नो, स्पेशली इन लेट फर्स्ट स्टेज, बोलो यस और नो, लेट फर्स्ट स्टेज में, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हम क्या करें? कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, यू कैन गो विद कैथेटराइजेशन, दैट्स गुड, सो दैट्स गुड। तो अगर आप कह सकते हो बंधु और बांधव भगतजनों कि कभी कभी हमें कैथेटराइजेशन भी करना पड़ सकता है, दैट्स गुड, बढ़े आगे, शानदार। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स गुड। सो रिलीफ ऑफ पेन, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलीफ ऑफ पेन, यानी पेन से रिलीफ, रिलीफ ऑफ पेन फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले, रिलीफ ऑफ पेन, पेन से रिलीफ। और इसके लिए आपको पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी आपको अगर ज्यादा दर्द हो रहा है, जितना हो सके दर्द अगर सहन कर सकते हो तो ना दे, पर अगर औरत के ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप पैथिडीन दे सकते हैं, जो कि ओपियोइड है ना, एनाल्जेसिक और सेडेटिव दोनों का काम करते हैं। कितना देना है? 50 to 100 mg, 50 से 100 mg दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर आईएफ 50 से 100 mg दे सकते हैं, है ना, और आईएफ। अगर ऑफ कोर्स देयर विल बी रिलीफ इन पेन में रिलीफ होगा। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े, समटाइम हो सकता है लेबर बिल्कुल 13, 14, 15 घंटे चलता है, तो इफ नेसेसरी अगर जरूरत पड़े तो रिपीट आफ्टर 4 आवर्स, इफ नेसेसरी अगर जरूरत पड़े तो रिपीट आफ्टर 4 आवर्स। बोलो यस और नो। आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, रिपीट आफ्टर 4 आवर्स, बोलो यस और नो, यानी 4 घंटे बाद रिपीट करना है, आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद रिपीट करना है, 4 आवर्स, 4 घंटे। बोलो यस और नो। अगर मैं पैथिडीन की बात करूं, बंधु और बांधव भगतजनों, अगर मैं पैथिडीन की बात करूं तो पैथिडीन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? पैथिडीन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? पैथिडीन का साइड इफेक्ट है कि इट क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर, है ना, क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे में जाएगा, और बच्चे में जाएगा तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है ना। तो आप कह सकते हो तो बच्चे में जाएगा प्लेसेंटल, क्योंकि प्लेसेंटल को कवर करेगा तो फीटस में जाएगा, तो फीटस में जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टू नियोनेट, है ना, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है। रेस्पिरेटरी अगर टॉक्सिसिटी या ज्यादा डोज में हो जाए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकता है।
तो साइड इफेक्ट जो इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टू नियोनेट, यानी नियोनेट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देगा, बच्चे के ब्रेडिप्निया हो जाएगा, यानी उसकी आप कह सकते हो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो सकती है, आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकती है। बोलो यस और नो। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकता है। बोलो यस और नो। पैथिडीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या जो भी है, तो पैथिडीन के बारे में दूसरा रोचक तथ्य है कि इट वर्क्स एज, बोलो यस और नो, इट वर्क्स एज एनाल्जेसिक एंड एज वेल एज आप कह सकते हो सेडेटिव, यानी ये एनाल्जेसिक का भी काम करती है और सेडेटिव का भी काम करती है, यानी सेडेशन भी करती है, सेडेटिव, बोलो यस और नो, दैट्स गुड, सेडेटिव और एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव को काम करते हैं। अगर बच्चे में पॉइंट ऑफ नोटिंग, नवजात शिशु में रेस्पिरेटरी रेट कम है या बच्चे में श्वास नहीं आ रहा है और आपने पैथिडीन दिया था, यानी एक बार दो बार, है ना, और बच्चे में श्वास नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हो गई है। तो अगर पैथिडीन का जो एंटीडोट है, आप एंटीडोट पढ़ते हैं, तो इसका जो एंटीडोट है वो आपका नैलोक्सेन है। बोलो यस और नो। तो एंटीडोट है नैलोक्सोन, तो इसका एंटीडोट है नैलोक्सोन, तो ये भी ध्यान रख लें, इसका जो एंटीडोट होता है वो नैलोक्सोन हो। बोलो यस और नो। और नैलोक्सोन की जो डोज होती है वो 0.12 यस और नो, 0.12 0.2 mg पर केजी। अगर रूट IM भी दे सकते हैं, चाहो तो IV भी दे सकते हैं, और चाहो तो एंडोट्रेकियल भी दे सकते हैं, यानी आप एंडोट्रेकियल भी दे सकते हैं ट्रेकिया के थ्रू। बोलो यस और नो। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एंटीडोट, पैथिडीन का जो एंटीडोट है। तो पैथिडीन का जो एंटीडोट अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगा, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो कितना होगा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो पैथिडीन, ओके, नाउ तो एंटीडोट नैलोक्सोन, है ना, दैट्स गुड, ओके। बढ़े आगे, ओके, अवॉइड। अच्छा, पैथिडीन के बारे में एक और रोचक तथ्य, पैथिडीन के बारे में एक और रोचक तथ्य, क्या रोचक तथ्य है, अवॉइड पैथिडीन। एक और रोचक तथ्य, नोट डाल लेना 100-200 रुपए का, और नोट क्या है, अवॉइड पैथिडीन इफ डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड विद इन 2 आवर्स, है ना, जितना हो सके इतना सा दर्द तो औरत सहन कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, अगर डिलीवरी में अभी बहुत टाइम है, 8-10 घंटे 12 घंटे, सर्विक्स अभी 2-3 सेंटीमीटर 3-4 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, इट विल टेक मोर आवर्स, है ना, एटलीस्ट 7-8 आवर्स, तब हम दे सकते हैं। पर अगर 2 घंटे से कम का समय, 1 घंटे में बच्चा बाहर निकल जाएगा, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, तो अवॉइड पैथिडीन, है ना, इफ डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड, यानी अगर डिलीवरी के चांसेज 2 घंटे के अंदर है, पूर्वानुमान है ना, विद इन 2 आवर्स, कि 2 घंटे के अंदर अगर डिलीवरी के चांसेज है, तो अवॉइड पैथिडीन। बोलो यस और नो। तो ये हमारा 10वां टारगेट था, रिलीफ ऑफ पेन के बारे में। 11वां टारगेट है हमारा, आप कह सकते हो कि पार्टोग्राम। 11वां टारगेट है हमारा समोरदरवियर, दैट्स गुड। 11वां टारगेट है पार्टोग्राम। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आप कह सकते हो पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग, यानी पार्टोग्राम भी बढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, है ना, पार्टोग्राम भी बढ़ना है। पार्टोग्राम फर्स्ट स्टेज की बात चल रही है, तो पार्टोग्राम फर्स्ट स्टेज में ही आप बढ़ना चालू कर सकते हैं। बोलो यस और नो। और कब तक, जब तक सेकंड स्टेज में बच्चा निकल नहीं जाए। बोलो यस और नो। तो पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग। सबसे पहले पार्टोग्राम के अंदर आप औरत का पल्स, यानी मैटरनल पल्स, यस, पार्टोग्राम के अंदर आप मैटरनल पल्स देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, पार्टोग्राम के अंदर आप मैटरनल बीपी रिकॉर्ड कर सकते हैं और करते हैं। पार्टोग्राम के अंदर मैटरनल टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर सकते हो और करते हैं। बोलो यस और नो। पार्टोग्राम के अंदर
आप यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं और करते हैं, और यस और नो, ये सब आप देख सकते हैं और करते हैं। और ड्रग्स वगैरह, यानी अगर कोई ड्रग्स औरत को दी है, यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन दी है या अदर ड्रग्स, बोलो यस और नो, सीजर सारे मैग्नीशियम सल्फेट दी है, अदर ड्रग्स, बोलो यस और नो, तो ये सब आपको करना है। जो पल्स रिकॉर्ड करना है, वो पल्स आपको रिकॉर्ड करना है, बोलो यस और नो, पल्स रिकॉर्ड करना है एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट। यानी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और बिलीव मी सीएचओ एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि पार्टोग्राम में जो पल्स रिकॉर्ड करेंगे वो एवरी 30 मिनट, बोलो बीपी करेंगे एवरी 1 आवर, बोलो यस और नो, हर 1 घंटे में करेंगे फर्स्ट स्टेज। और अगर टेम्परेचर करेंगे एवरी 2 आवर्स, टेम्परेचर करेंगे एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में करेंगे, है ना। आप कह सकते हो यूरिन आउटपुट, वॉल्यूम, प्रोटीन, यानी यूरिन आउटपुट में वॉल्यूम औरत यूरिन का, प्रोटीन कब रिकॉर्ड करना है, जब टॉयलेट करेंगे उतना ही तो करेंगे रिकॉर्ड, है ना। प्रोटीन है या नहीं है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, एसीटोन, है ना, यूरिन। और ड्रग्स, ड्रग्स का डोज, रूट, फ्लो रेट, है ना। और कब रिकॉर्डेड की जाती है, रिकॉर्डेड, यानी ड्रग्स का बारे में रिकॉर्डेड व्हेन गिवन या एडमिनिस्टर्ड, व्हेन एडमिनिस्टर्ड, जब दवाई दोगे तभी तो लिखोगे, जिस समय दवाई दी एडमिनिस्टर्ड उसी समय आपको लिखना है, डोज लिखनी है, कितनी आपने मेडिसिन दी, ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट दिया, 10 दिया, कितना दिया, रूट क्या था, आईवी इन्फ्यूजन था, है ना, आपने फ्लो रेट क्या रखी थी, है ना, फ्लो रेट, दैट्स गुड, ओके, यानी ड्रॉप्स पर मिनट, दैट्स गुड, ड्रॉप्स पर मिनट, दैट्स गुड, तो आपने फ्लो रेट क्या रखी थी, दैट्स गुड, ओके। तो ये आपने पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग कर दी है। तो ये 11वां पॉइंट हो गया या पार्टोग्राम रिकॉर्डिंग। 12वां पॉइंट है हमारा, आप कह सकते हो एब्डोमिनल पल्पेशन। 12वां पॉइंट है एब्डोमिनल पल्पेशन, एब्डोमिनल पल्पेशन, यानी एब्डोमिनल पल्पेशन, ओके, एब्डोमिनल पल्पेशन, यानी लेबर के दौरान हमें एब्डोमिनल पल्पेशन भी करना है, लेबर के दौरान हमें औरत के पेट का पल्पेट भी करना है। और एब्डोमिनल पल्पेशन में आप क्या क्या फील कर सकते हैं, आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं, एब्डोमिनल पल्पेशन में आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल ठीक है, औरत में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे नहीं आ रहे, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी फील कर सकते हैं, इंटेंसिटी फील कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, है ना, आप कह सकते हो। अब इतना तो नहीं बता सकते 40 mmHg का रहा, 30 का, हाथों में इतनी कोई मशीन तो लगी नहीं, पर बता सकते माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ रहे, मॉडरेट आ रहे, या फिर अच्छे आ रहे, है ना, दैट्स गुड, आप कह सकते हो। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, एग्जैक्ट जो बताना है इंटेंसिटी कितनी है, कैसी है, तो आप फीटल मॉनिटर के द्वारा ही बताओगे, है ना। तो ड्यूरेशन ये आप दे सकते हो, दैट्स गुड, ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ ही साथ आप डिसेंट ऑफ फीटल हेड बता सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की आप कह सकते हो डिसेंट ऑफ फीटल हेड बता सकते हैं, डिसेंट ऑफ फीटल हेड, डिसेंट ऑफ फीटल हेड, यस, कि एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा, पेल्विक ग्रिप के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ का मतलब है कि पेल्विक ब्रिम के ऊपर कितना, इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, इसका मतलब क्या है, लुक एट दिस फिफ्थ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लुक एट दिस। तो जब आप पीवी करेंगे, सॉरी, जब आप एब्डोमिनल पल्पेशन करेंगे, पेल्विक ग्रिप करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये बच्चा है और ये बच्चे का सिर है ना, लेट इट बी, ये दैट्स गुड, ये पेल्विक इनलेट है या पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम, पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम है, ओके। और ये बच्चे का सिर है, ये बच्चा है, लेट इट बी विथ डिफरेंट कलर, ओके, ओके, ये बच्चा है और ये बच्चे का सिर है ना, ये बच्चे का सिर है। अब ये सिर देखा जाता है, अगर मैं इसको सम और अदर वेयर, लुक एट दिस, अगर ये पेल्विक ब्रिम से ऊपर है, आप कह सकते हो, तो इसका मतलब हमको पाइप पे लगाना होता है, मैं बताऊंगा पार्टोग्राफ में कैसे बढ़ते हैं, है ना, ओके। अगर ये सिर इनलेट में थोड़ा आगे चला जाता, अब की बार मैं अगर ब्लैक कलर से ये सिर इतना चला जाता, तो सिर अगर नीचे चला जाता, तो सिर को हम 5 टुकड़ों में बांट लेते हैं, 1/5, 2/5, 3/5,
4/5 एंड 5/5, 1/5, यानी बराबर के इक्वल 5 टुकड़ों में बांट लेते हैं। अगर 1/5 नीचे चला गया, ये आप कह सकते हो पेल्विक ब्रिम है यहाँ से, तो अगर ये इसके 1/5 या 1/5 2/5 चला गया तो 3/5 रह गया, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। अगर 3/5 नीचे चला गया तो 2/5 रह गया, वो रिकॉर्ड करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिसेंट ऑफ फीटल हेड इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ, और साथ ही साथ पेल्विक ग्रिप करते हैं, है ना, पेल्विक ग्रिप करते हैं। दैट्स गुड। तो पेल्विक ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप में आप क्या देखेंगे, यानी जो कि लियोपोल्ड फोर्थ है, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ पोल्स इफ द हेड, यानी जो बच्चे के सिर पल्पेट हो रहा था पहले लेबर की फर्स्ट स्टेज से पहले या इंगेजमेंट के समय, यानी सिंसिपुट किधर है, ऑक्सीपुट किधर है, तो वो ओके। अगर मैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो पार्टोग्राम के अंदर हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पार्टोग्राम में एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में, बोलो यस और नो, एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं, हर 30 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, बंदो और बांधो, मगर पार्टोग्राम दिखाइए, पार्टोग्राम। दैट्स गुड। पार्टोग्राम, पार्टोग्राम बताइए। यस, यहां पर आपको पार्टोग्राम दिख रहा होगा। लेट्स मेक इट जूम। तो लुक, थोड़ा सा और जूम कर दीजिए, हल्का सा। देखो पार्टोग्राम के अंदर, थैंक यू, फीटल हार्ट रेट हम FHR लिखते हैं। ओके, पार्टोग्राम में 2 लाइन होती है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। ये बनी बनाई आती है। 4 सेंटीमीटर से चालू करते हैं, जब तक अगर सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से कम डायलेट है, पार्टोग्राम हम रिकॉर्ड करना चालू ही नहीं करते। पर अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डायलेट है तो हम पार्टोग्राम रिकॉर्ड करना चालू करते हैं, है ना। दैट्स गुड। आप कह सकते हो सम और अदर वे। ओके, पर्टिकुलरली ये वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट। ओके, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। तो मैंने क्या बोला, जब आपने पार्टोग्राम पीबी किया और बच्चे का सिर देखा, और सिर देखा, ये औरत की पेल्विस थी, और इस पेल्विस के अंदर ये बच्चे का सिर, आप कह सकते हो, यानी ये पेल्विस है, और इसके अंदर बच्चे का जो सिर है, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो, वो इतना पार कर गया, 1/5, 3/5, तो ऊपर रह गया 2/5, यानी पेल्विक ब्रिम के ऊपर 2/5 रह गया। तो पेल्विक ब्रिम या इनलेट के ऊपर 2/5 रह गया, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे भाई, अगर 3/5 चला गया और 2/5 रह गया, तो हम यहाँ पर जितने बजे आपने देखा था, तो यहाँ हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर देंगे कि ये यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद देखा और नीचे चला गया, तो आप यहाँ लगा देंगे, बोलो यस और नो। तो ये पार्टोग्राम रिकॉर्ड। Student from my classroom, they know very well how to fill partogram because I teach this topic of partogram at least 1 to 2 hours. That's good. Agree होंगे फिलहाल। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि पार्टोग्राम की हम बात कर रहे थे। That's good. So where I was writing. Thank you. तो यस, एब्डोमिनल पल्पेशन चल रहा था। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आ रहे हैं? इट इज रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बोलो यस और नो। ओके, लेट्स डू लाइक दैट। लेट्स हैव ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल कम बैक विद दिस टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ आएंगे वापस। थैंक यू, हैव ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट। ओके, चलो सब पार्टोग्राफ के लिए कह रहे हैं, वी विल ट्राई, देखेंगे।
प्रिया पी, कैन एनीवन टेल कब तक एग्जाम होगा? एग्जाम की चिंता छोड़ो, तुम तो पढ़ते रहो, बढ़िया है, जितना लेट होगा उतना ही ज्यादा पढ़ पाओगे, अच्छी बात है, पढ़ते रहो। आप तो ये मान के चलो 10 तारीख को एग्जाम होगा नहीं, पर आप तो मान के चलो, उस हिसाब से पढ़ो। आप इंटेंसिटी कम मत करो, ड्यूरेशन कम मत करो, है ना। कोर्ट ने बारी कर दिया दांतों के डॉक्टर को, बहुत बढ़िया शंकर चौधरी। ओके, एक दिन जरूर होगी राहुल कुमार, बहुत बढ़िया। ओके, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे हेमंत शर्मा, डोंट बी आफ्रेड। अभी फर्स्ट स्टेज की बात चल रही है, सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर फोर्थ स्टेज की बात करेंगे। दैट्स गुड, बढ़े आगे। देखो भाई, तो एब्डोमिनल पल्पेशन हमने देखा। अगला हमारा टॉपिक है, आप कह सकते हो 13 FHR मॉनिटरिंग। 13वां हमारा पॉइंट है FHR मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। FHR मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो 13वां हमारा पॉइंट है FHR मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। बोलो यस और नो? FHR मॉनिटरिंग। ऑलवेज रिमेंबर फीटल हार्ट रेट। देखो भाई, वैसे तो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए आप कह सकते हो, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर के लिए एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर आता है ना। और आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ऐसे लगाते हैं, और ये ओरिजिनल डायग्राम है ना, औरत के एब्डोमेन पे। अगर मैं एरो से शो करूं तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पर ये लगा रखा है, एक इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा आपको, और दूसरा इलेक्ट्रोड आप देख सकते हो समोर अदर वेयर, अगेन आप दूसरा इलेक्ट्रोड देख सकते हो। और एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर को आप कार्डियो टोकोग्राफ भी बोल सकते हैं, कार्डियो यानी हार्ट, कार्डियो यानी हार्ट, टोको यानी टोन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, टोन, टोको यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो टोकोग्राफ यानी रिकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हो कि कार्डियो टोकोग्राफ भी बोल सकते हैं, कार्डियो टोकोग्राफ। कार्डियो यानी हार्ट, तो बच्चे की हार्ट रेट का पता बताता है, हार्ट रेट, और टोको यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। और इसको एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर भी बोल सकते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी जिसे आप बोलते हो, है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसे आप बोल सकते हो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी बोल सकते हो, बोलो यस और नो? तो आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी बोल सकते हो, तो ये सब आप बोल सकते हो, और डायग्राम में आपको दिख रहा हो। पर अगर आप पीएससी पे काम कर रहे हो तो भूल जाना कि आपको ये मिलेगा, आप ये देख लीजिए, या तो अच्छे अस्पतालों में मिलेगा, है ना, जिनकी, या मेडिकल कॉलेज में मिल सकते हैं। पर मैं तो सच बोलूँ तो आप जानते हो, प्राइवेट जो बड़े आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स है, उनमें देखने को मिलेगा। बोलो यस और नो? बड़े हॉस्पिटल्स है, आई कैन सी चैट बंद है, लेट्स गो, शो मी टाइम टू टाइम, लेट्स गो। सो ओके, डोंट बी डिले नाउ। सो आप कह सकते हो ये बड़े अस्पतालों में। लेकिन अगर आप पीएससी पे काम कर रहे हो तो पीएससी पे एक्सपेक्टेशन भूल जाना, पीएससी पे आपको एक्सपेक्टेशन भूल जाना कि आपको ऐसा मिलेगा। तो पीएससी सीएससी पर ऐसा कोई एक्सटर्नल, हाँ ऐसा मिल जाए। मैं तो 2 साल करके आया तो मुझे तो कहीं नहीं मिला, बड़ी मुश्किल ढूंढ डांड के कहीं पिनाट फिटोस्कोप देखने को मिला, पिनाट फिटोस्कोप, या फिर आप डॉपलर ले सकते हो। डॉपलर तो आजकल डॉक्टर खुद भी रख सकता है, अपने दम पे भी रख सकता है समोदर में। तो पिनाट फिटोस्कोप आपको मिलेगा। तो आपको फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड सुनने, बच्चा जीवित है कि, या फिर ये डॉपलर डिवाइस, है ना, डॉपलर डिवाइस, ये भी 3-4 हजार की रेंज में आ जाता है। तो डॉपलर डिवाइस, बोलो यस और नो? डॉपलर डिवाइस, बोलो यस और नो? तो आप कह सकते हो बंदो और बांधो भगत जनू। सो डॉपलर डिवाइस, लेट्स गो, बढ़ो आगे, लेट्स गो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो भगत जनू, तो ये डॉपलर डिवाइस आपको देखने को ये ले सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि पिनाट फिटोस्कोप आप यूज करने को मिलेगा। पर ये आपको, तो मेरा अगला बिंदु यही है, 13वां बिंदु यही है कि समोर अदर वेयर, 13वां बिंदु यही है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। 13वां बिंदु फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, दैट्स गुड, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो FHR, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, FHR मॉनिटरिंग, बोलो यस और नो? दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो भगत जनों, दैट्स गुड, बढ़ो आगे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग के बारे में या तो आप मॉनिटर कर सकते हो फीटल हार्ट रेट को, सबसे पहले इट इज नोटेड एवरी 30 मिनट, नोटेड एवरी 30 मिनट, यानी हर
30 मिनट में आपको नोट करना है, हर 30 मिनट। बट चेक यानी जो रिकॉर्ड करना है, नोटेड यानी रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट। बट चेक, ये ध्यान से सुन लेना, चेक एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में चेक किया जाता है। चेक एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में चेक किया जाता है। एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में। तो आपको चेक करना है हर 15 मिनट में, है ना, और नोट करना है, रिकॉर्ड करना है हर 30 मिनट। तो ये आपको इंटरेस्टिंग बातें ध्यान रख लेना कि आपको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है हर 30 मिनट में, और चेक करना है हर 15 मिनट में। आपको हर 15 मिनट में चेक करना है। तो एक तो बात आपको ये रोचक तथ्य याद रखनी है कि कब चेक करना है, कब रिकॉर्ड करना है। ओके। और जो नॉर्मल आप फीटल हार्ट रेट जो मॉनिटरिंग करोगे वो किस किस के द्वारा करोगे? या तो आपके पास होगा पिनार्ड पीटोस्कोप, पिनार्ड पीटोस्कोप, दैट्स गुड, पिनार्ड पीटोस्कोप। या फिर आप बच्चे की हार्ट रेट आप पता लगा सकते हो पिनार्ड पीटोस्कोप, या फिर बच्चे की हार्ट रेट पता लगा सकते हो डॉपलर डिवाइस के द्वारा। तो ये सुनो, डॉपलर डिवाइस, डॉपलर डिवाइस। तो ये दो आप इंस्ट्रूमेंट। और नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है, तो ये सुनो, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है, वो आप जानते हैं भली और भांति, 120 से 160 होती है, 120 से 160 होती है बीट पर मिनट। और ये सुनो, 120 से 160 होती है बीट पर मिनट। और ऑन एन एवरेज 140, यानी 140 बीट पर मिनट ये एवरेज होती है, 140 बीट पर मिनट। ऑन एन एवरेज 120 से 40 आप कह सकते हो समुद्र में, 120 से 120 से 160, 140। अगर 110 से कम है तो फीटल ब्रेडिकार्डिया, 110 बीट पर मिनट से कम है तो फीटल ब्रेडिकार्डिया, हाँ या ना, फीटल ब्रेडिकार्डिया। या फिर आप कह सकते हो बंदो और बांधो भगत जनो, अगर 160 से ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि फीटल टैकीकार्डिया, यानी आप उसको टैकीकार्डिया बोल सकते हैं। फीटल टैकीकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया, यानी आप टैक। तो 160 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो फीटल टैकीकार्डिया, और 110 बीट पर मिनट से कम है तो आप कह सकते हो फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो फीटल हार्ट रेट आपको मॉनिटर करनी है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, साउंड नहीं बोलूंगा मैं, फीटल हार्ट रेट जो FHR होती है वो 120 से 160, ऑन एन एवरेज 140 बीट पर मिनट। 110 से कम है तो फीटल ब्रेडिकार्डिया, 160 से तो फीटल टैकीकार्डिया। पिनार्ड पीटोस्कोप काम में ले सकते हो, डॉपलर डिवाइस काम में ले सकते हो, या फिर एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर अगर आप अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। बाकी जनरली पिनार्ड पीटोस्कोप। बोलो यस और नो। कहाँ सुनना है, कैसे सुनना है, शायद मेरे लेक्चर पढ़े होंगे, आप कह सकते हो कि ये DMMS के इसी चैनल पर, यूट्यूब पर, और यूट्यूब इसके इस चैनल DMMS मेडिकल नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हैं जो पिछले लेक्चर नोट सेट के लिए थे। सो ये आपका अगला पॉइंट हुआ 13 पॉइंट। बोलो यस और नो। पॉइंट नंबर 13। अगर मैं पॉइंट नंबर 14 की बात करूं तो आप कह सकते हो समोर अदर वेयर टू वॉच मैटरनल कंडीशन, टू वॉच मैटरनल कंडीशन। पॉइंट नंबर 14, टू वॉच मैटरनल कंडीशन, यानी 14वां 14th हमारे सामने टारगेट है, टू वॉच मैटरनल कंडीशन, टू वॉच मैटरनल कंडीशन, मैटरनल कंडीशन, यानी मैटरनल कंडीशन का बारे में पता लगा। और मैटरनल कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर, रिकॉर्ड टाइमली, क्या क्या, पहला बिंदु यानी आपको टाइम टू टाइम पल्स, रिकॉर्ड टाइमली, रिकॉर्ड टाइमली पल्स, टाइमली पल्स टेम्परेचर, पल्स टेम्परेचर, ओके, एंड आप कह सकते हो बीपी। ये जैसा मैंने बताया था, याद करो, पिछले स्लाइड में आप चलेंगे तो आपको पता होगा, पिछले स्लाइड में आपको बताया था पल्स एवरी 30 मिनट, बीपी हर 1 घंटे में, टेम्परेचर हर 2 घंटे में, वॉल्यूम ये तो जब टॉयलेट करेगी। तो आपको इनको टाइमली, टाइमली का मतलब पल्स हर 30 मिनट में, बीपी हर 1 घंटे में, और टेम्परेचर हर 2 घंटे में आपको नोट करना है। तो आपको ये नोट करते रहना है 10 को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका 14 पॉइंट चल रहा था कि टू वॉच मैटरनल कंडीशन, रिकॉर्ड टाइमली पल्स टेम्परेचर एंड बीपी।
नाउ ऑब्जर्व टंग पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेबर के दौरान औरत की जीभ देखते रहे। ऑब्जर्व टंग यानी औरत की, खुद की नहीं, ऑब्जर्व टंग पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम देखना है, पीरियोडिकली। ऑब्जर्व टंग पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए टाइम टू टाइम आपको ऑब्जर्व करना है टंग। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो पीरियोडिकली टंग, पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन देखने के लिए कि कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, वो देखने के लिए हमको टाइम टू टाइम भी देखना है। टू नोट यूरिन आउटपुट, यूरिन एसीटोन। अगला है आपको, ये भी आपको रिकॉर्ड करना है, नोट करना है यूरिन आउटपुट, है ना। टू नोट यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी आपको नोट करना है। दैट्स गुड। आउटपुट यूरिन फॉर एसीटोन, यूरिन फॉर एसीटोन यानी एसीटोन के लिए आपको यूरिन देखना है। ओके, है ना। ग्लूकोज भी आपको नोट करना है, ग्लूकोज का लेवल कम तो नहीं हो गया है। और साथ ही साथ आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करके रखना है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है। और ड्रग्स भी आपको देना है। तो कहीं ना कहीं मैटरनल कंडीशन के बारे में आपको क्या क्या वॉच, क्या क्या देखना है। यानी सबसे पहले आपको टाइमली औरत का पल्स, टेम्परेचर, बीपी रिकॉर्ड करते रहना है। दूसरा, टंग यानी औरत की टंग देखनी है पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन। टू नोट यूरिन आउटपुट, है ना, यूरिन आउटपुट नोट करना, लिखना कितना यूरिन है पूरे 12 घंटे में, 24 घंटे में, एसीटोन तो नहीं है, ग्लूकोज और आईवी फ्लूइड और ड्रग्स के बारे में भी आपको वो करना है। एक अगली जो मैं स्लाइड बताना चाह रहा हूँ कि अगर औरत को रिस्क हुआ है तो रिस्क का यानी मैटरनल डिस्ट्रेस है तो उसका कैसे पता पड़ेगा। तो मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में, मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैटरनल डिस्ट्रेस, तो अगला पॉइंट है हमारा मैटरनल डिस्ट्रेस। मैटरनल डिस्ट्रेस, इसका पता कैसे लगे। मैटरनल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस का पता कैसे लगे। दैट्स गुड। डिस्ट्रेस, पहला बिंदु मैटरनल डिस्ट्रेस के बारे में, पहला बिंदु एंग्जियस लुक विद संकेन आई। अगर औरत बिल्कुल ऐसे घूम रही है ना, भौचक्की है, देख रही है, एंग्जाइटी है ना, चिंतित है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है औरत। एंग्जियस लुक विद शंकेन आई, है ना, शंकेन आई, यानी घूर रही है, आंखें धस गई है, शंकेन आई, तो आप कह सकते हो। राइजिंग पल्स रेट 100 बीट पर मिनट और मोर, राइजिंग, है ना, औरत की अगर पल्स रेट बढ़ गई है, राइजिंग पल्स रेट, राइजिंग पल्स रेट 100 बीट पर मिनट और मोर, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है औरत को। 100 बीट पर मिनट और मोर। अगर औरत को डिहाइड्रेशन हो गया है तो भी डिस्ट्रेस है। अब डिहाइड्रेशन का पता मैंने बताया जीभ के द्वारा, है ना, ड्राई टंग डिहाइड्रेशन है ना। फॉर एग्जांपल औरत के ड्राई टंग है तो भी डिस्ट्रेस है, तो ये भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। अगर हॉट ड्राई वेजाइना है, हॉट ड्राई वेजाइना है, दैट्स गुड, तो भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। विद ऑफेंसिव डिस्चार्ज, बदबू वाला डिस्चार्ज है, वो भी मैटरनल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ओके, साथ ही साथ आप कह सकते हो एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, आप कह सकते हो एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, यानी श्वास में एसीटोन की स्मेल आ रही है ना, फाउल स्मेल आ रही है। साथ ही साथ स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन एसीटोन, है ना, या स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी यूरिन कम मात्रा में ओलिगोयूरिया है और गाढ़ा है उसका कलर। स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, विद प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। बोलो यस और नो। तो ये मैटरनल डिस्ट्रेस को बताती है। तो ये हमारा ये मैटरनल डिस्ट्रेस की बात है। तो ये आज का टॉपिक, अगर हम शुरू से पढ़े कहाँ से चालू हुए थे और
फटाफट 1-2 मिनट में क्विक रिवीजन करें। आज का हमारा टॉपिक है, दैट्स गुड, देखते जाएं। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी लेबर की फर्स्ट स्टेज। प्रिंसिपल बताए कि फर्स्ट स्टेज जो कि 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से लेकर और 10 सेंटीमीटर डायलेट होना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी अपनानी है, ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करना है ना। मेन टारगेट क्या है कि प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ, जितना हो सके नेचुरल बर्थ करे तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉनिटर केयरफुली, यानी हमें ये देखते रहना है लेबर पार्टोग्राम के द्वारा, है ना। पार्टोग्राम की हम चर्चा करेंगे जल्दी, पार्टोग्राम की चर्चा करेंगे, डोंट बी अफ्रेड, आई विल टीच यू, है ना। तो पार्टोग्राम के द्वारा हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखेंगे, मेटरनल कंडीशन देखेंगे, कहीं बताया ना औरत को डिस्ट्रेस तो नहीं है। डिस्ट्रेस के लिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, है ना। आप कह सकते हो ड्राई और हॉट वेजाइना, आप कह सकते हो ड्राई टंग, है ना, शंकेन आईज, एंग्जियस लुक है औरत का, ये सब बातें आप कह सकते हो डिस्ट्रेस को बता दो। फीटल बिहेवियर, बच्चे को डिस्ट्रेस तो नहीं है, हार्ट रेट 110 से कम नहीं होनी चाहिए, 160 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 140 के आसपास चलनी चाहिए, तो फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं है। ये हमको मेन टारगेट है। फिर मैंने बोला मैनेजमेंट, पहले हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की अपनाएंगे, है ना, जो मैंने बताया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको एनकरेजमेंट और मोटिवेशनल इमोशनल अश्योरेंस देना है, कांस्टेंट सुपरविजन। पोजीशन मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में अगर औरत को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, वो चल सकती है तो चले, बढ़िया है, चल सकती है तो, है ना। और अगर वो नहीं चल सकती है तब तो आपको कहीं ना कहीं औरत को जो उसके कंफर्टेबल हो, अगर वो लेफ्ट लेटरल में चाहती है तो लेफ्ट लेटरल में आप उसको आराम कर सकते हैं। औरत अगर लेबर रूम में से पहले प्री लेबर रूम में तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेस्ट करना चाहती है, लेफ्ट लेटरल, है ना। जो औरत पीवी डोर्सल में ही किया जाता है, पर नॉर्मली डोर्सल को अवॉइड करना होता है, ये मैंने आपको बताया, अवॉइड डोर्सल सुपाइन पोजीशन। पीवी के बारे में मैंने बताया कि हाथों को धोना है फोरआर्म तक सोप वाटर से एटलीस्ट 3 मिनट तक, स्टेराइल ग्लव्स पहनने, और ग्लव्स, है ना, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, जो आपने ग्लव्स पहन रखा है तो मिडल और इंडेक्स फिंगर के द्वारा हम पीवी करते हैं। उसके ऊपर अगर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं, सिटेवलोन, सेट्रीमाइड या हिबिटेन, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। पहला पीवी सीनियर डॉक्टर करे, है ना, और जितना कम हो सके पीवी तो दैट्स गुड। कंप्लीट एग्जामिनेशन शुड बी डन बिफोर फिंगर्स आर विथड्रॉन, यानी अंगुलियां निकालने से पहले, फिंगर निकालने से पहले सर्वाइकल डायलेशन, पोजीशन ऑफ हेड, डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, ये सब देख ली, स्टेशन ऑफ हेड, डिग्री ऑफ मोल्डिंग, है ना, ये सिटेवलोन है। बाउल केयर पे ध्यान देना है, इनिमा आप दे सकते हो विद सोप एंड वाटर, कब, या तो अर्ली स्टेज में या फिर रेक्टम अगर फुल है तो। लेटेंट फेज अगर 3 से 4 सेंटीमीटर है तो यू कैन अलाउ हर, है ना, बट नीड टू असिस्ट, और अगर टॉयलेट के लिए यानी चलने के लिए, और अगर एक्टिव फेज में है तो डिफिकेट करने के लिए मना कर दे, बल्कि उसको बेड पेन दे दे। रेस्ट एंड एम्बुलेंस, अगर फर्स्ट स्टेज में जितना चले उतनी अच्छी बात, अगर वो चल सकती है, क्योंकि चलने के फायदे, डिक्रीज चांसेस ऑफ वेनेकेबल कंप्रेशन, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर, डिक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया, इंप्रूव मैटरनल कंफर्ट, है ना, एनकरेज द डिसेंट ऑफ फीटल हेड। डाइट, फूड इज विदहेल्ड ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, खाना ना दे, फ्रूट्स आर अलाउड, फ्रूट दे सकते हैं, बोलो यस और नो। प्लेन वाटर दे सकते हैं, आइस चिप्स दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं। ओके, ब्लैडर केयर, एनकरेज टू पास यूरिन पास करने के लिए करें, एनकरेज करें, क्योंकि फुल ब्लैडर इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अगर वो नहीं जा सकती यूरिन पास के लिए तो बैक पेन, और अगर यूरिन पास ही नहीं कर पा रही है तो कैथेटराइटिस। रिलीफ ऑफ पेन, पैथिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड 50 से 100 mg इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, अगर नेसेसरी हुई तो 4 घंटे बाद रिपीट कर दे, है ना। पैथिडीन के बारे में एनाल्जेसिक है और सेडेटिव है। साइड इफेक्ट, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकती है नियोनेट और न्यूबॉर्न को। एंटीडोट इसका नैलोक्सोन है ना, एंटीडोट आप कह सकते हो, इसका एंटीडोट नैलोक्सोन, दैट्स गुड, और नैलोक्सोन 0.1 to 0.2 mg पर केजी, दैट्स गुड।
और पैथिडीन को अवॉइड करना है अगर डिलीवरी 2 घंटे के अंदर। अगर डिलीवरी, ये काम आएंगे आपके प्रैक्टिकली जब आप हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब एक ही चीज काम आएगी लेबर में जब आप मैनेजमेंट करवाएं। पार्टोग्राम, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, ड्रग्स, पल्स एवरी 30 मिनट, बीपी हर 1 घंटे में, टेम्परेचर हर 2 घंटे में, यूरिन आउटपुट, है ना, दैट्स गुड। एब्डोमिनल पल्पेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एवरी 30 मिनट, डिसेंट ऑफ फीटल हेड इन टर्म्स ऑफ पेल्विक ग्रिप आप कर सकते हैं, दैट्स गुड। सो ओके, अगला पॉइंट था ये आपको क्लोरहेक्सिडीन वाला दिख रहा है। पार्टोग्राम पे हम आते हैं। फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा, डॉपलर डिवाइस के द्वारा हर 30 मिनट में, FHR 120 से 160 बीट पर मिनट, दैट्स गुड। ओके, ये फीटल मॉनिटरिंग है, ये एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर या नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसे आप बोलते हो, दैट्स गुड। और पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं कि ईयर पीस कौन सा है एंड एब्डोमेन पीस कौन सा है, दैट्स गुड। ओके, फर्दर वी गो, आगे हम बात करते हैं सम मोर अदर वे टू वॉच मेटल कंडीशन, रिकॉर्ड टाइमली पल्स, टेम्परेचर, बीपी, ओजर और टंग पीरियोडिकली फॉर हाइड्रेशन। और मैटरनल डिस्ट्रेस की बातें ये मैंने आपको बताया। तो ये आज का फर्स्ट मैंने स्टेज का लेबर का, जो लेबर की फर्स्ट स्टेज है उसका मैनेजमेंट। अब बच्चे बार बार पार्टोग्राम कर रहे हैं, तो पार्टोग्राम यार मुझे 10 गुड जिनको पार्टोग्राम समझना है तो पार्टोग्राम के कंपोनेंट देख लो पहले। थैंक यू। सो जूम, पार्टोग्राम के कंपोनेंट आप देख सकते हैं, दैट्स गुड। पहला, पार्टोग्राम के अंदर फीटल हार्ट रेट पहले तो ऊपर लिखा है, यस थैंक यू। तो ऊपर लिखा है पार्टोग्राम में और नाम पेशेंट का, ग्रेविडा, पैरा, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन। और ये जो पार्टोग्राम है ये लेटेस्ट है, यानी आप कह सकते हो इसका नाम है WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राम, WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राम। ओके, ग्राम या ग्राफ, वट एवर यू वांट टू कॉल, WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राम। पुराने पार्टोग्राम में जो WHO का था, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पार्टोग्राम के बारे में, व्हाट इज पार्टोग्राम? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। एक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि पार्टोग्राम किसे कहते हैं। तो एक तो इससे से पूछा जाता है कि पार्टोग्राम किसे कहते हैं, टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर की। दूसरा, क्यों काम में आता है पार्टोग्राम, कि लेबर कैसा चल रहा है, रुक तो नहीं गया, अच्छा चल रहा है प्रोग्रेसिवली, दैट्स गुड। पार्टोग्राम के कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है फीटल हार्ट रेट, FHR। पहला कंपोनेंट है फीटल हार्ट रेट, दिख रहा होगा आपको, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 फीटल हार्ट रेट। साथ में एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, यानी औरत का एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, हल्का सा और जूम करें इसको, थैंक यू। ओके, मोर, थैंक यू, बस। तो ये आपको एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा होगा, और एमनियोटिक फ्लूइड में यहाँ पे हम भरते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो दूसरा कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम आई लिखते हैं, इंटैक्ट आई लिखते हैं। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है ना, हर आधे घंटे में भर सकते हैं। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो हम CC लिखते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो CC लिखते जाएंगे, है ना। पर अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर नहीं है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और एमनियोटिक फ्लूइड ब्लड स्टेन्ड है, यानी आप कह सकते हो ब्लड स्टेन्ड है, तो BB लिखते जाएंगे। अगर मेकोनियम स्टेन्ड है तो हम वहां पर M लिखते जाएंगे, M ऐसे लिखते जाएंगे। तो होता क्या है कि इसमें 3-4 चीजें काम में आती है। पहला, अगर
एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स यानी एमनियोन और कोरियम अगर इंटैक्ट है, तो अगर इंटैक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, आई कॉलम में। अगर रप्चर हो गई है और जो फ्लूइड है ना, अगर रप्चर्ड और अब की बार रप्चर्ड में 3 कंडीशन है कि अगर फ्लूइड कैसा है, क्लियर है तो सी लिखेंगे। फ्लूइड अगर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, तो आप कह सकते हो समुद्र सी लिखेंगे। अगर ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिखेंगे, ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिखेंगे। बोलो यस और नो, यानी बी लिखेंगे। और अगर मैकोनियम स्टेन्ड है तो एम लिखेंगे, मैकोनियम स्टेन्ड है तो आप एम लिखेंगे, मैकोनियम स्टेन्ड है तो आप कह सकते हो एम लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि ये आपको कॉलम में भरना है, क्या आपको एम भरना है, क्या आपको आई भरना है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा मोल्डिंग। अब मोल्डिंग के बारे में भी आपको इतना ध्यान रखना है कि मोल्डिंग के बारे में इतना याद रखना है कि आप कह सकते हो अगर माइल्ड है तो प्लस लिखते हैं, थोड़ी सी माइल्ड है तो प्लस, मॉडरेट है तो प्लस प्लस प्लस, मॉडरेट है तो प्लस प्लस, और अगर एक्सट्रीम है या बहुत ज़्यादा है ना, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा है, वेरी मच एक्सट्रीम, तो प्लस प्लस प्लस, सीवियर तो नहीं बोलूँगा पर आप कह सकते हो प्लस। तो ये मोल्डिंग के कॉलम में भरते हैं। तो अगर मोल्डिंग में मैं यहाँ पर आप देखिए, दैट्स गुड, मोल्डिंग के कॉलम में भरूंगा, हो सकता है अगर थोड़ी हुई है तो प्लस प्लस, और अगर हो सकता है ज़्यादा हुई हो, वैसे तो एक बार ऐसी हो तो अगर और ज़्यादा हुई है तो प्लस प्लस, डबल प्लस, है ना, डबल प्लस इसी कॉलम में, और ज़्यादा हो गई है तो ट्रिपल प्लस, 1 2 3 ट्रिपल प्लस आप कह सकते हो। ये आपको कॉलम के अंदर पढ़ना, दैट्स गुड मोल्डिंग। तो तीसरा कंपोनेंट, तो पार्टोग्राम के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। मोल्डिंग आप जानते ही हैं, दैट्स गुड, दिस इज फीटल स्कल फ्रॉम सुपीरियर व्यू, और ये आपका कौन सा सूचर है, ये आपका फ्रंटल सूचर है, ये आपका एंटीरियर फ्रंटल है, कोरोनल सूचर है, ये सजाइटल सूचर है, आप कह सकते हो समोरल व्यू, हाँ या ना, दैट्स गुड लेडीज एंड मैन। तो अगर ये थोड़ा सा माइल्ड का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे की तरफ आ गए और टच कर गया पर ओवरलैप नहीं किया, व्हेन द बोन्स टच ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप, माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट का मतलब है जब थोड़ा सा हल्का सा ओवरलैप कर जाए, यानी ये वाली बोन थोड़ी इधर, ये वाली एक दूसरे को हल्का सा ओवरलैप कर जाए मॉडरेट, बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर ले जाए तो एक्सट्रीम। तो मोल्डिंग के बारे में समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलो अगला आप कह सकते हो समोरोदर्मिया, ओके दैट्स गुड। अगर मैं बात करूँ समोरोदर्मिया, तो एमनियोटिक फ्लूइड के बाद, यस, एमनियोटिक फ्लूइड के बाद अगला कंपोनेंट है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन एंड, अब सुन लो मेरी बात, सर्वाइकल डायलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही समझने का है जिसने पार्टोग्राम नहीं था। ये बढ़ना आना चाहिए आपको पीएससी पर, सीएससी पर या लेबर के साथ, और पार्टोग्राम के बगैर कोई लेबर काम का नहीं है। क्यों जरूरी है मैं आपको ये भी बताऊंगा, सीएचओ साहब पार्टोग्राम भरना क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा। दस को थैंक यू, होप आ रहा होगा आपको समझ में। ओके नाउ फर्दर वी गो, आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये सर्वाइकल डायलेशन, जिसको क्रॉस से, क्रॉस का साइन एक्स बोलो या क्रॉस से इंडिकेट किया। जब तक औरत में सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाए तब तक पार्टोग्राम के हाथ नहीं लगे। कहने का मतलब ये वाले पोर्शन, अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे आपने पीवी किया और 9 बजे पीवी करने पर, है ना भाई, औरत एडमिट हुई थी सुबह 7 बजे 8 बजे, हर 2-3 घंटे में पीवी करते हैं, 2 से 4 घंटे ऑन एन एवरेज, 2-2.5 घंटे, तो 2-2.5 घंटे में 2.5-3 घंटे में पीवी करते हैं। फिक्स नहीं है, आप कह सकते हो 2 से 4 घंटे में आप पीवी कर सकते हो। एवरी जो पीवी किया जाता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन,
जो पीवी किया जाता है वो एवरी 2 to 4 आवर्स, जो पीवी किया जाता है वो आपका पीवी किया जाता है वो एवरी 2 to 4 आवर, हर 2 से 4 घंटे भी किया जाता है, 2-2.5 घंटे भी। तो आपने सुबह 9 बजे पीवी किया और औरत की सर्विक्स में 2 अंगुली जा रही है। अब 2 अंगुली का मतलब है कि 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, तो 3.5 सेंटीमीटर है या 3.25 3.5, तो आप कह सकते हो कि पार्टोग्राम चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर फिंगर के हिसाब से देखोगे तो 2 फिंगर, क्योंकि एक्टिव फेज चालू हो चुकी है। एक्टिव फेज में आप पार्टोग्राम बढ़ना चालू कर सकते हैं, है ना। एक्टिव फेज में या 2 फिंगर मतलब थोड़ा आसानी से जा रही है। अगर जा ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल जा रही है तो चालू नहीं करना है, पर 2 फिंगर आसानी से जा रही है तो आप चालू कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टोग्राम में ये वाला कंपोनेंट कब चालू करें? जब 2 फिंगर आसानी से जा रही हो सर्विक्स के अंदर, तब चालू करें। तो आपने देखा भाई 2 फिंगर आसानी से जा रही थी, तो आपने सुबह 9 बजे यहाँ पे टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम आता है ना, तो आप कह सकते हो समोर दरबियर, तो यहाँ पे आपने 9 AM लिखा, 9 AM, है ना। और यहाँ पर आप आवर्स, ये आधा घंटा है, ये 1 घंटा है, ये 0 आवर, यानी 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, यानी लेबर कितने घंटे चल रहा है इससे अंदाजा लगता है। और यहाँ पर 9 के बाद ऑफ कोर्स ये आधे घंटे के गैप है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 10 बजेंगे, यानी 1 और 1 2 तो 11 बजेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो कि समोर दरबियर, है ना, यहाँ 9 बजे थे, यहाँ 10 बजेंगे या 11 बजेंगे या 12 बजेंगे, ऐसे टाइम चलता है 10 मिनट टाइम। तो यहाँ पर फिर आपने क्या देखा, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1 दोपहर के, है ना, ये दोपहर के 2 बज गए, ये दोपहर के 3 बज गए 10 मिनट, ऐसे 4 बज गए 10 मिनट। तो आपने 9 बजे किया, फिर 2 घंटे बाद आए 11 बजे, अब की बार 11 बजे 3 फिंगर जा रही, 3 फिंगर का मतलब 5 सेंटीमीटर होता है। तो आपने 11 बजे 9 यहाँ था, 10 ये रहा, है ना, 9 ये रहा, 10 ये रहा, 11, तो 11 बजे पे आपने 3 फिंगर का मतलब 5 सेंटीमीटर पे क्रॉस लगाया। 11 बजे पे आप जा रहे यहाँ पे, दैट्स गुड। तो इसका मतलब है कि लेबर ये वाली लाइन को मिला दो, ठीक है, दोनों क्रॉस को। फिर आपने 1 बजे 2 घंटे बाद आपने देखा कि अब 4 फिंगर जा रही है, तो 4 फिंगर का मतलब होता है 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने 1 बजे देखा, यानी 4 फिंगर जा रही है, यानी 6.5 सेंटीमीटर। तो 1 बजे, क्योंकि हर 2 घंटे में कह रहा हूँ, 9 से 11, 11 से 1, 9 से 11, 9, 10, 11 और 11 के बाद 12 और 1 बजे, तो 4 फिंगर जा रही है। 4 फिंगर का मतलब है समोर अदर भी है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर गए, तो ये 6 और 6.5 यहाँ पर क्रॉस लगाया, तो आप कह सकते हो समोर अदर भी है ना। थोड़ा सुधार हो रहा है, बोलो यस और नो, थोड़ा सुधार हो रहा है। तो ये ऐसे। फिर आपने 3 बजे देखा 2 घंटे बाद, तो अब की बार 3 बजे 6 की 6 फिंगर जा रही है, या फिर ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। तो 3 बजे आपने देखा ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। 3 बजे 9 सेंटीमीटर का मतलब और कवर कर लिया है, तो ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, जो नॉर्मल, हालांकि ये अलर्ट लाइन के राइट साइड आ गई, ये जो मैंने रेड पेन से बनाई है, ये आप कह सकते हो जो पार्टुरियंट है, आप कह सकते हो कि जो औरत डिलीवरी दे रही है, जो नॉर्मल औरत है, वुमेन है, यानी जो औरत जिसका पार्टोग्राम भर रही है उसका पार्टोग्राम। तो अलर्ट लाइन के अगर इधर आती है रिकॉर्डिंग और ग्राफ, तो इसका मतलब है आपको अलर्ट हो जाना है, कुछ तो एक्शन लेने के लिए तैयार है। पर जनरली क्या होता है, जनरली हमेशा जो रिकॉर्डिंग आती है, जो आइडियल या नॉर्मली होती है, वो ऐसे आती है। मैं आपकी बात नीले पेन से बना रहा हूँ, दैट्स गुड, यानी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो कहने का मतलब जो जनरली रिकॉर्डिंग आती है वो ऐसे आती है, दैट्स गुड। आप कह सकते हो यहाँ पर मुझे यहाँ बनाना चाहिए था कि ऐसी रिकॉर्डिंग आती है कि या तो अलर्ट लाइन के दैट्स गुड, अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड होना चाहिए या अलर्ट लाइन पे हो, जब तक तो डिलीवरी सेफ है, जो लेबर चल रहा है वो सेफ है। पर अगर अलर्ट लाइन के राइट साइड आ गया, जैसे इस वाले डायग्राम में, यानी ये केस 1 था, केस ए, और दूसरा वाला केस बी था, तो केस ए में आपने क्या देखा कि अलर्ट लाइन के और एक्शन लाइन के बीच में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि लेबर थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है, एंड इट इज द राइट टाइम।
सुनना, काम की बात बता रहा हूँ। इट इज द राइट टाइम टू रेफर द क्लाइंट टू हायर सेंटर। अगर आप सब सेंटर पे करवा रहे डिलीवरी, पीएससी पे करवा रहे, डॉक्टर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या सीएससी पर जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट आप रेफर कर दें। तो रेफर करने का इंडिकेशन है कि जो रिकॉर्डिंग है अगर वो अलर्ट लाइन के राइट साइड है तो इट इज द राइट टाइम टू रेफर द क्लाइंट टू द पीएससी। पीएससी पर रेफर करने का ये राइट टाइम। लेकिन अगर लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। बोलो यस और नो, जो लेबर का प्रोग्रेस है वो सही चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखना चाहूंगा कि जो रिकॉर्डिंग है, हाँ या ना। तो पार्टोग्राम के बारे में आपने दैट्स गुड, लीव इट, ये रहा, लीव इट। तो पार्टोग्राम के बारे में मैं यही बोलूंगा कि एक अलर्ट लाइन होती है, एक एक्शन लाइन होती है। एक अलर्ट लाइन होती है जो 4 सेंटीमीटर, बोलो यस और नो, स्टार्ट एट 4 सेंटीमीटर, सर्वाइकल डायलेशन जो 4 सेंटीमीटर से चालू होती है। एक एक्शन लाइन होती है, और एक्शन लाइन के बारे में नोट करना, ये 4 आवर पैरेलल चलती है। जो एक्शन लाइन है, जो एक्शन लाइन है आप नोट करना, एक्शन लाइन है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो यहाँ पे डायग्राम है, और एक्शन लाइन में देखो 1 घंटा, 2 घंटे, क्योंकि आधे आधे घंटे के कॉलम है, यानी अगर ये कॉलम है ये हाफ एन आवर का है, तो आप कह सकते हो यहां से अगर आप देखेंगे तो लुक, नोट करें, हाफ है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। तो यानी इन दोनों के बीच में हमेशा 4 घंटे का गैप होता है। इधर 4 घंटे, इधर 4 घंटे, इधर 4 घंटे, इधर 4 घंटे, इधर 4 घंटे। तो जो एक्शन लाइन है इट इज 4 आवर्स पैरेलल टू द अलर्ट लाइन। जो एक्शन लाइन है इट इज 4 आवर पैरेलल टू द अलर्ट लाइन। तो एक्शन लाइन इज 4 आवर्स पैरेलल टू द अलर्ट लाइन, टू द अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन के 4 आवर्स पैरेलल होते हैं, 4 आवर्स पैरेलल टू द अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर ये आपकी अलर्ट लाइन है, ये आपकी एक्शन लाइन है, दोनों मैंने बनाई है। अगर रिकॉर्डिंग आप कह सकते हो इधर की तरफ है तो इसका मतलब लेबर अच्छा चल रहा है, जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है वो नॉर्मल है, केस 1। पर अगर रिकॉर्डिंग आपकी अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में आ गई है तो इस कंडीशन में जो लेबर वो थोड़ा स्लो चल रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो एक बात नोट कर लेना कि जब रिकॉर्डिंग, बोलो यस और नो, रिकॉर्डिंग हैज क्रॉस्ड, जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो इट हैज क्रॉस्ड अलर्ट लाइन, है ना, या इट हैज क्रॉस्ड, इट हैज गॉन राइट टू द अलर्ट लाइन, इट हैज गॉन, है ना, राइट टू द अलर्ट लाइन। अगर अलर्ट लाइन के राइट साइड चली गई है, राइट टू अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन के राइट साइड चली गई है, तो वहां पर इसका मतलब इट इज एन इंडिकेशन, इट इज एन इंडिकेशन, इट इज एन इंडिकेशन टू रेफर द क्लाइंट टू द हायर सेंटर। बोलो यस और नो, इट इज एन इंडिकेशन टू रेफर द क्लाइंट, रेफर द क्लाइंट एट हायर सेंटर, यानी हायर सेंटर पे रेफर करने का टाइम है। दैट्स गुड, ओके। आपका काम इतना ही है, यानी आपको पेशेंट को लेके नहीं बैठना है, यहां तक आने का इंतजार नहीं करना है। अगर यहां तक आ गया तो हमें तुरंत कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, चाहे वो आपको वेंटोज फोर्सेप्स काम में लेना पड़े, चाहे सिजेरियन करना पड़े, हमें तुरंत मैनेजमेंट लेना पड़ता है। एक्शन लाइन को अगर क्रॉस कर जाए तो इमीडिएटली, बोलो यस और नो, इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ता है, यानी सम एक्शन इज नीडेड, एक्शन नीडेड। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, आप सिजेरियन के लिए रेफर कर सकते हैं यानी क्लाइंट को, या फिर आप कह सकते हो कि क्लाइंट को आप वेंटोज फोर्सेप्स डिलीवरी। और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं पार्टोग्राम में, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आवर्स और टाइमिंग, दैट्स गुड, ऊपर ऊपर ऊपर, ओके। थैंक यू। तो कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट, ये कॉन्ट्रैक्शन देखने होते हैं,
10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए। हो सकता है ज्यादा आ रहे हो, कम आ रहे हो। अगर 10 मिनट में 5 आ रहे हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा आते भी नहीं है और 1 से कम आते भी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी औरत के जो आपने 9 बजे का टाइम चल रहा है, आपने 9 बजे देखा था और 9 बजे 10 मिनट में 2 ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ड्यूरेशन वो कितनी देर चल रहे हैं? अगर 20 सेकंड से कम चल रहे हैं तो आपको उनको माइल्ड बोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड है। 20 से 40 सेकंड चल रहे हैं तो उनको मॉडरेट बोलेंगे, भाई मॉडरेट चल रहे हैं। 40 सेकंड से ज्यादा चल रहे हैं तो इसका मतलब सीवियर बोलेंगे, 40 सेकंड से ज्यादा चल रहे हैं। और माइल्ड है तो माइल्ड को ऐसे, जैसे 9 बजे 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, आपने एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा या कार्डियोटोकोग्राफ के द्वारा देखा, तो और 20 सेकंड चल रहे हैं, 15 सेकंड चल रहे हैं, है ना, तो आपने 2 कॉलम भर दिए। फिर आपने 9 बजे के बाद वो भी ऐसे ही था। फिर आपने अचानक 11 बजे, क्योंकि 9 के बाद ये 10 हो गया और 10 के बाद ये 11 हो गया, 11 बजे आप क्या देखते हो कि अब की बार 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो और वो 30 सेकंड चल रहे हैं, 40 सेकंड चल रहे हैं, तो अब की बार आपको ऐसे बढ़ना पड़ेगा, यानी 30 सेकंड 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और आपके 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और 30 सेकंड 40 सेकंड चल रहे हैं, तो यानी मॉडरेट, और ये माइल्ड चल रहा है। तो अगर 10 मिनट में 2 आ रहे थे, उनका ड्यूरेशन तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या नोट करना पड़ता है? ड्यूरेशन अगर 20 सेकंड से कम है तो माइल्ड, और माइल्ड को कैसे इंडिकेट किया जाता है? माइल्ड को ऐसे इंडिकेट करते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है तो आप उसको डॉट डॉट से भर देते हैं, है ना, दैट्स गुड। अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट को लाइन से भर देते हैं, अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट को थोड़ा गहरा कर देते हैं, हल्का सा, बोलो यस और नो। मॉडरेट है तो हल्का सा गहरा कर देते हैं आप, समथिंग लाइक दिस। और अगर सीवियर है, यानी आप कह सकते हो इंटेंस है, यानी कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज आ रहे हैं, दैट्स गुड, तो उस कंडीशन में तो इसको बिल्कुल डार्क कर दो आप, जितना डार्क कर सकते हो, यानी दैट्स गुड। अगर 40 सेकंड से ज्यादा चल रहे हैं, तो अगर 20 सेकंड से कम चल रहे हैं तो आप कह सकते हो माइल्ड है, 20 से 40 सेकंड चल रहे हैं तो आप कह सकते हो मॉडरेट है, 40 सेकंड से ज्यादा चल रहे हैं तो इंटेंस है, तो उसको डार्क करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आपने जो कॉन्ट्रैक्शन भरा था, इसमें आपने जो कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉलम भरा था, दैट्स गुड। हाँ, तो इसमें जो आपने कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉलम भर रहे थे, बंधु और बांधो भगतजनों, कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में आपको ड्यूरेशन भी बताना होता है, यानी कितनी देर चल रहा है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इंटेंसिटी माइल्ड मॉडरेट सीवियर, है ना, और फ्रीक्वेंसी। तो कॉन्ट्रैक्शन की क्या क्या आपको फ्रीक्वेंसी भी नोट करनी होती है, 10 मिनट में कितने आ रहे हैं। 10 मिनट में अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंत में या सेकंड स्टेज में, तो उनको आइडियली बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी, आपको ड्यूरेशन भी बताना होता है, आपको इंटेंसिटी भी बताना होता है, बोलो यस और नो, तो वो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब 10 मिनट में कितने खाने, अगर आपने 2 खाने भरे हैं तो 2 आएंगे, अगर आपने 3 खाने भरे हैं यानी 10 मिनट में 3 आ रहे हैं, और हो सकता है अगर आप 10 मिनट में 4 खाने भर दे, तो यहाँ तक तो 3 खाने थे, 3 स्क्वायर थे, हो सकता है आप 4 स्क्वायर भर दे। अगर 4 स्क्वायर भर दे और वो भी 40 सेकंड से ज्यादा चल रहा है, तो यानी 10 मिनट में 4 आ रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन को रोकना पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का ओवरडोज हो गया, ज्यादा इंटेंस आ रहे हैं, तो जब ज्यादा हो तो वहां पे ऑक्सीटोसिन को हम रोक सकते हैं, रोकना पड़ेगा, बोलो यस और नो। अगला आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगतजनों, ऑक्सीटोसिन का कितना यूनिट आपने दिया है ना, पर लीटर में, ड्रॉप्स फ्लो रेट भी लिखनी पड़ती है, और ऊपर पार्टोग्राफ में ऑक्सीटोसिन के बारे में रिकॉर्ड बताना पड़ता है। ड्रग्स, आपने कौन कौन सी ड्रग्स दी है वो भी बताना होता है ना, दैट्स गुड, ओके। साथ ही साथ औरत का पल्स वो भी बतानी होती है ना, मैटरनल पल्स आप कह सकते हो, पल्स, और आप कह सकते हो बीपी, बीपी को एरो से ऐसे लिखा जाता है, जैसे औरत का बीपी आपने 120/80 यानी आपने 120/80 नोट किया, तो 120 पर यहाँ पर आपने लगाया, दैट्स गुड, और 80 पर लगाया, दैट्स गुड, वो टाइम पे है, दैट्स गुड। तो ये आपको ऐसे करना होता है, 120 इसका हायर लेवल है और 80 है, तो आपको 120/80 ऐसे करना होता है, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। और पल्स डॉट से, इसी में पल्स, जैसे 90 चल रही है ना, 100 हो गई, 90 चल रही है,
80 हो गई तो डॉट डॉट, ऐसे एक ग्राफ बनता रहता है पल्स का, ऐसे ग्राफ चलता रहता है पल्स का, और बीपी का ऐसे चलता रहता है। बोलो यस और नो? इसी में, तो इसी में बीपी और पल्स का चलता रहता है। और ऊपर करिए तो पल्स और बीपी होती है। दैट्स गुड, आगे बढ़िए। दैट्स गुड। टेम्परेचर, प्रोटीन, यूरिन एनालिसिस, ये सब हमको रिकॉर्ड करने होते हैं पार्ट का। फिलहाल लेडीज एंड मैन, फिलहाल अपने लेक्चर को यही रोक देते। इट इज ऑलरेडी 10:15, 10:10। सो विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वतलांगनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै। वी विल मीट टुमारो 9 AM, कल सुबह मिलेंगे विद द सेकंड स्टेज मैनेजमेंट, सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट, फोर्थ स्टेज। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।